ओके, नमस्कार सभी भाइयों बहनों को। मैं वापस आ चुका हूँ और अब बात करते हैं लाइव की। राइट, ठीक है। तो देखो, कल मैंने आपसे बोला था कि मैं जाऊँगा वहाँ पर और लोगों से बात करने की कोशिश, सुबह कल नहीं बोला था, मॉर्निंग में मैंने समथिंग आपको बोला था कि वहाँ मैं जाऊँगा और लोगों से बात करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं आंदोलन नहीं छोड़ना चाहता था। मेरा मन नहीं था कि मैं आंदोलन कभी छोड़ूँ, क्योंकि रोड बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मेरा वो मन नहीं था कि आंदोलन को मैं क्विट कर दूँ। आंदोलन ही सब कुछ है मेरे लिए। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, राइट? जब आपसे कोई बात करने को तैयार ही ना हो। तैयार हुआ, सुबह कपड़े पहने, अच्छी तरह से रेडी हुआ और मुझे पूरी उम्मीद थी कि जब मैं वहाँ जाऊँगा तो लोग ढंग से बात करेंगे। और क्योंकि अब देखिए सर, सब लोगों ने जो कल का टेलीकास्ट था, सब लोगों ने देखा, जितने लोग वहाँ बैठे थे आंदोलन में अभी आज, उन सब लोगों ने कल का टेलीकास्ट देखा था। और मैंने उनसे बोला था कि मैं वहाँ कल आऊँगा, कि मेरे कुछ डाउट्स हैं। और एक्चुअल में मैंने कहा था कि मेरे डाउट्स नहीं हैं। जितने लोग बस में बैठे थे, बहुत सारे लोगों ने मुझसे यही क्वेश्चन किया था जिनका आंसर मेरे पास नहीं था। अब चूंकि आंसर मेरे पास नहीं था तो मैंने सोचा कि अब आज जाऊंगा, उन लोगों से पूछूंगा, और अगर मुझे सही तरीके से सर्टिफिकेशन आंसर मिलते हैं तो मैं आंदोलन को कैरी करूंगा। क्योंकि यार, अगर आप केवल वहाँ पे धक्के खाने जा रहे हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मेन मकसद तो रोड बनाना है। अगर रोड नहीं बनती है और आप जाए जा रहे हैं और कोई रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है वो सामने से, तो फिर क्या करूँगा मैं वहाँ धक्के खा के। लेकिन मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ कि मैं आंदोलन में हूँ। मैं बेशक उस जगह पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि आज कुछ ऐसा हुआ है कि मैं अब वहाँ कभी नहीं जाऊँगा। चिल्लर खाल पे मैंने कसम खा ली है। बताऊँगा कारण क्या है आपको, क्या वहाँ पे हुआ आज। तो मैंने कहीं वो जाऊँगा नहीं, लेकिन इस आंदोलन को छोड़ूंगा नहीं। इस आंदोलन को मैं अपनी तरह से हैंडल करूँगा। कहने का मतलब है कि मैं पिक्चर में सामने नहीं आऊँगा। कागजी कार्रवाई, दस्तावेज, देहरादून जाना, वहाँ बात करना, वो सब चीज़ें मैं करूँगा और कोशिश करूँगा कि रोड बन जाए। कई बार कहते हैं ना, आपको सारे नियम लगाने चाहिए। अब दंड भेद सब कुछ लगाइए और रोड बनाइए बस। तो मैं वो काम पे अब जा रहा हूँ, क्योंकि मैं टीचर हूँ, आपको पता है, मैंने बताया है। तो हमारा जो फोकस होता है रिजल्ट पे होता है, कि रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अगर रिजल्ट नहीं निकलता है तो कोई मतलब ही नहीं है। तो मेरा जो पूरा जो हम लोग टीचर लोग होते हैं वो रिजल्ट को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। और लाल ढाक चंद्रखार मार्ग आंदोलन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मैं आप सबसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। आप सब लोग यहाँ पे हैं, तो आप मुझे बताइए कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, रिजल्ट इम्पोर्टेंट है कि धरना देना इम्पोर्टेंट है? लेकिन मुझसे यही बात वहाँ प्राउड से कही कही गई कि हमने आंदोलन को 65 दिन चला लिया है। 65 दिन। तो थोड़ा झटका भी लगा मुझे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप 65 दिन चलाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रोड बनना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? आंदोलन बेशक 15 दिन चलाओ, अगर रोड बन जाए तो ज़्यादा फ़ायदा है ना। आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं और साथ साथ मैं आपको जवाब दे, बिल्कुल ट्रुथ राय होगी। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे चैनल पे सबको बोलने का अधिकार है। आप मेरे अगेंस्ट भी बोल सकते हैं और आप मेरे साथ भी बोल सकते हैं। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, आप जो चाहे वो इस पर लिख सकते हैं। और धीरे धीरे करके मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको सही आंसर मिले और गलत खबरें नहीं मिले। वैसे तो इस आंदोलन के बारे में मैंने बहुत रिसर्च की है। आपको पता नहीं होगा कि कितनी रिसर्च हो चुकी है। दिखाता हूँ आपको, कितने सारे पेपर मैंने बना दिए। देखिए, इस आंदोलन में रोड कैसे बन सकती है। आप देखिए तो इतने बड़े पेज हैं मेरे पास, करीबन 8 पेजों की मैंने रिसर्च की है, यहाँ पड़ी हुई है। बिना रिसर्च के मैं कोई दावा नहीं करता हूँ। उसके अलावा एक बोर्ड है, उस पर बहुत चीज़ें लिखी हुई हैं। और वो रिसर्च लगातार चल रही है कि रोड कैसे बन सकती है, उसका रास्ता कैसे निकल सकता है। लेकिन लोगों को अंधेरे में रखना कोई अच्छी बात नहीं है। लोगों को झूठ बोलना कोई अच्छी बात नहीं है। सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए और परफेक्ट होनी चाहिए। अच्छा, परीक्षित चौधरी जाट, ओए राम राम साहब, तने मारो राम राम। क्योंकि मैं भी मुरैना रहा हूँ तो थोड़ी बहुत तो मुरैना वाली भाषा मुझे आती है। तुम सबको मारो राम राम। तो उन सबको राम राम बोल देता हूँ और मुरैना की भाषा मुझे बोलना आता है, तो मैं बोल सकता हूँ। कोई फर्क ना पड़ता हो, जो तुम्हें करना है कर लो, ऐसे बोलते हैं अपने स्टाइल में। मुरैना का नाम है, जो तुम्हें करना है कर ले। तो यहीं से स्टार्ट कर रहे थे। जाट जी नमस्कार। तो मैं ये कह रहा हूँ भैया, तो मैं नमस्कार कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी पढ़ाई वही हुई है मुरैना साइड, तो वो भाषा को नेक नेक आते हैं मुझे बोलना। तो अब कब मुद्दे की बात पे आते हैं। अब मैं बात करता हूँ मुद्दे की बात पे। तो आज मैं गया वहाँ पे अच्छे मन से, अच्छा ड्रेसअप होके, अच्छे कपड़े पहन के, कि मैं वहाँ जाऊँगा और उन लोगों से की बात करूँगा। गए थे मिट्टी में क्या हुई सर? सर जी आप अच्छे लड़के में गए थे
यार मिट्टी में क्या बहुत ही समझा नहीं मैं आप क्या कह रहे हैं। ये मनमोहन रावत जी है जो कह रहे हैं सर आप अच्छा लड़का मैं गए थे यार मिट्टी में। मुझे समझ में नहीं आ रहा उन्होंने क्या लिखा है, क्लियर समझ में नहीं आ रहा है, मैंने जरूर जवाब देता मैं। अब मैं आता हूँ मुद्दे पे। मैं वहाँ गया अच्छे कपड़े पहन के साफ सुथरे, और मैं अच्छे मन से गया था कि मैं उनसे वो क्लियर सवाल करूंगा कि लाल ढांग चंद्रखाल मार्ग में क्या क्या कमी रह गई हैं। देखिए हम हमेशा कहते हैं कि निंदक को अपने पास रखना चाहिए। जब निंदक आपके पास होगा तो वो आपकी तारीफें नहीं करेगा हर जगह, कई जगह जब आप गलत काम करेंगे तो आपको सही रास्ता भी दिखाएगा। और जब आप सही रास्ते पे आएंगे, सही रास्ते को देखेंगे तो रास्ते सही होते चले जाएंगे। आप सही सलाह मानिए, अपनी गलती को सुधारिए और आगे बढ़ते जाइए। बस यही कहने का मकसद था वहाँ जाने का कि मैं उनको सही राय दूँ जिससे आंदोलन सही डायरेक्शन पे आ जाए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उनको लग रहा है कि मेरी कोई पर्सनल है कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ। भाई कोई पर्सनल नहीं है, जितने भी क्वेश्चन मैं लेके वहाँ गया था वो जनता के क्वेश्चंस थे। कल आप लोगों ने पूछे थे वहाँ पे, और वही क्वेश्चन लेके मैं वहाँ गया था, लेकिन वो लोग बात करने को रेडी नहीं थे। अब कैसे मैं आपको समझाऊं। मैं अच्छे मन से वहाँ गया, वहाँ लोग पहले से तैयार थे, बैठे हुए थे। तो मैंने आज एक अजीब सी चीज़ देखी जो मैं देखती साथ वहाँ चौंक गया। जैसे ही मैंने अपनी बाइक से उतरा, हेलमेट मैंने नीचे किया, तो जो लोग मुझे पहले वेलकम करते थे, वैसे ज़्यादा लोग नहीं थे वहाँ पे, मुश्किल से गिने गिने 8-9 लोग ही थे, मैं आपको बता दूँ, ज़्यादा लोग नहीं थे। आज मैं जब गया तो वहाँ वेलकम जैसा कुछ नहीं था, सबका चेहरा उतरा हुआ था, और एक ऐसा होता है कि आपको शक की नज़र से देखा जा रहा हो, सब वैसे ही थे। तो थोड़ा समझ गया था कि आज कुछ अच्छा होने वाला नहीं। फिर भी मैंने सबसे हाथ मिलाया, सबसे प्यार से बात की, और जैसे लोग आंदोलन में बैठते हैं मैं भी ज़मीन पे आके बैठ गया। सब लोग आराम से बात करने लगे। थोड़ी देर आलतू फालतू बातें हुई जैसे होती हैं, बकवास बातें, इनका मतलब, फिर वो थोड़ी देर मुद्दे पे आ जाते हैं। अब मुझसे कोई बात कर नहीं रहा था, वो मुझे कन्नी काट रहे थे। वो जवाब, उनको पता था कि मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ तो जवाब कौन देगा। इसमें खास बात है जो मैं पहले आपको हाईलाइट कर दूँ। मैंने कल ही कहा था कि मैं 12 बजे वहाँ पहुँचूंगा। 12 बजे इसलिए क्योंकि उसी समय पे कई बार प्रवीण थापा भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं, तो मैं उनसे ही बात करना चाह रहा था। तो वो थोड़ा लेट ही आते हैं, तो मेरा मन था कि उनसे वहाँ पे बात, इसीलिए मैंने 12 बजे का टाइम चुना था। राइट 12 बजे वहाँ पहुँच गया था, और एक बात जान के मुझे बड़ा झटका लगा। प्रवीण थापा जी 10:30, जैसे मैं 12 बजे पहुंचा तो मुझे बताया गया कि आधे 1 घंटे पहले वहाँ से वो चले गए, जब तब की वहीं पे बैठे हुए थे। मुझे थोड़ा उनका कोई मतलब उनका जो भी प्रोग्राम था, अगर आप 10-15 मिनट और रुकते, मुझसे मिल लेते तो उनका कुछ जाता नहीं। क्वेश्चन का आंसर देने में मुश्किल से मुश्किल 5 से 7 मिनट ही लगता। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन वो नहीं थे, लेकिन चूंकि वह चले गए थे तो वैसे तो बात करने का कोई औचित्य नहीं था वहाँ पे। फिर भी मुझे लगा कि जो लोग वहाँ पे बैठे, उनके, मैंने बताया ना एक राजा है, उसका एक मंत्री है, इम्पोर्टेंट मंत्री है, जो वहाँ उनके साथ बैठता है। तो वो मंत्री वहाँ पे था, और उसे बात करने की तमीज़ भी नहीं है ना, उसे इतना अकल है कि किससे कैसे बात करना है। तो मंत्री मुझे वहाँ पे मिल गया, और मैंने उनसे ही पूछा कि मैं आंदोलन के बारे में, अब हाँ एक और बता दूँ उनको कि वो लोगों ने मुझसे बोला कि कैमरा मत निकालिए आप। मुझे पहले बता गया कैमरे के आगे कोई बात नहीं होगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, मैं तो ऐसे फ्रेंडली बात करने आया हूँ, वल्ला मैं सब रिकॉर्ड कर लेता। मैं फ्रेंडली बात करने आया हूँ, कैमरे की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने मोबाइल रखवा दिया, मैंने बोला मोबाइल आप मत छूइए, हम ऐसे दोस्त बात कर रहे हैं, इसमें मोबाइल की कोई ज़रूरत नहीं है। एक मीटिंग मान लीजिए कि हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, इस परिप्रेक्ष्य में मैंने रिकॉर्डिंग करना बंद कर दिया। मैंने कैमरा वहाँ पर पूरा बंद करवा दिया, और कोई रिकॉर्डिंग मैंने वहाँ पर नहीं की है, आप ये भी सुन लीजिए, किसी तरह की कोई रिकॉर्डिंग नहीं की। अब मैंने उनसे बोला सीधे सीधे कि उनसे पूछा कि देखिए सर, मैंने उनसे पूछा कि आपके जो आंदोलन में, इस आंदोलन को चलाता कौन है, मुझे ये बता दीजिए, क्योंकि वही लोग हैं, कम से कम 3 लोग हैं उसमें जो आंदोलन को ऐसे चक्कर घुमाते हैं, मुझे ही मालूम था। तो उनमें से जो व्यक्ति था वहाँ बैठा हुआ था, वो जो ज़्यादा भाषण देता है, बल्कि उसका नाम पता नहीं है, नाम इसलिए मालूम नहीं है कि वो मेरे साथ कभी बैठे ही नहीं है आज तक। वो मुझे दूर से टाटा बाय बाय करते रहते थे, कभी मुझे नज़दीक बुलाते नहीं थे मुझे कभी भी। वो सोचते थे कि बस ये कुछ दिन वीडियो बनाएगा फिर घर चला जाएगा, उनका यही हिसाब किताब था। उन्हें पता नहीं था कि मैं आंदोलन में शामिल हो जाऊँगा। तो शायद कोई, हाँ रविंद्र नाम है शायद, राइट, ठीक है, मुझे कुछ ध्यान आ रहा है, ठीक है। एक सैनिक भी थे, सैनिकों की मेरे लिए बहुत इज्जत है, लेकिन सच भी बताना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने पूछा कि अब इसमें क्या, आप लोग क्या कर रहे हैं, इसमें अब आगे क्या होगा, अब यहाँ पे धरना क्यों दे रहे हैं, कुछ आप मुझे बताइए। तो उन्होंने मुझसे बोला कि भाई धरना चल रहा है, बस यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। यानी मुझे कुछ बताना नहीं चाह रहे थे, वो बिल्कुल कन्नी काट रहे थे। तो मैंने उससे बोला कि मैंने सुना है कि आप लोग यहाँ पे हस्ताक्षर आंदोलन चला रहे हैं, कुछ मैंने सुना है। तब उनके पीछे से किसी की आवाज़ आती है, हाँ यहाँ हस्ताक्षर आंदोलन चल रहा है। मुझे इतना भी बताना नहीं चाह रहे थे वो लोग, बड़े अजीब सा मुझे लग रहा है वहाँ पे।
तो मैंने पूछा कि हस्ताक्षर आंदोलन आप चलाना चाहते हैं? तो मैंने बोला ठीक है, अच्छी बात है, चलाइए। पर मैंने उनसे पूछा क्या आपको पूरी जानकारी है कि हस्ताक्षर आंदोलन से क्या होगा, उसका क्या रिजल्ट आएगा और कैसे वो अप्रोच करेगा आगे जाके? तो उनके पास कोई आंसर था नहीं। तो वो गुस्से में भड़क गए सब लोग कि आपने हमसे ऐसा क्वेश्चन क्यों कर लिया। सीधे सीधे उन्होंने मुझसे पूछा आप बताइए कि ये किस लिए हो रहा है हस्ताक्षर आंदोलन। मैंने कहा सर मैं आंदोलन नहीं, हस्ताक्षर मैं नहीं कर रहा हूँ, वो आपकी टीम कर रही है। तो आपकी टीम में कौन से मेंबर है जिन्होंने ये आंदोलन यहाँ से अब स्टार्ट किया है, हस्ताक्षर आंदोलन यहाँ पे होने चाहिए? ये मैंने उनसे पूछा। तो भड़क चुके थे, उनका टोन बदल चुका था, वो पूरे गुस्से में आ गए थे कि आपने ऐसे क्यों पूछ लिया, आप ही बता दीजिए कि क्यों हो रहा है। मैं वो न्यूज़ ही वहाँ पे देने गया था कि हस्ताक्षर आंदोलन से क्या होगा, क्या रिजल्ट इससे आएगा, रोड बनेगी कि नहीं बनेगी, वही बताने उन्हें वहाँ पे गया था, क्योंकि मुझे कुछ जानकारी कहीं से मिल गई थी। लेकिन वो लोग सुनने को तैयार ही नहीं थे बिल्कुल भी, कि हम आपको सुनेंगे ही नहीं किसी भी तरीके से। फिर मैंने चलो वो छोड़ दिया मुद्दा, अगर इनको नहीं पता है। वैसे मुझे पता है हस्ताक्षर से क्या होगा, मैं आपको अगले कल वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो बहुत से लोगों को वहाँ पे पता ही नहीं है, और जो आंदोलन में जा रहे हैं उनको भी पता नहीं है। वो सब खुलासे मैं कल करूँगा। तो मैंने उनसे बोला चलिए सर, खुद मुझे आपने इतना बता दीजिए कि ये टीम को मैनेज कौन करता है, कौन व्यक्ति है जो डिसीजन लेता है कि हमको धरने पे जाना है, ऐसा कौन व्यक्ति कहता है कि हमको धरने से घर लौटे आना है? कोई तो करता होगा ना डिसीजन, क्योंकि जब भी कोई आंदोलन चलता है तो एक आदमी का तो होता नहीं है, उस आंदोलन में उसकी एक टीम होती है और पारदर्शिता होनी चाहिए। तो मैंने यही पूछा कि आंदोलन चलाता कौन है, मुझे इतना बता दीजिए। तो जो आंसर उन्होंने बोला वो सुन के मेरा तो दिमाग ही फट गया कि क्या आंसर है। कह रहा कोई भी चला लेता है। मैंने बोला कोई तो आदमी होगा। तो उन्होंने फिर 3 लोगों के नाम लिए। अब आप जानते हैं, एक तो पापा जी हैं, उनका नाम बार बार लेना मुझे अच्छा लग रहा है, एक तो वही हैं, और एक रविंद्र, और एक फौजी, उनका नाम मैं जानता नहीं हूँ एक्चुअली में। तो वो 3 लोग उसे चलाते हैं। तो मैंने बोला कि कौन कैसे डिसीजन लेते हैं, क्या प्रोसेस होता है? तो कह रहे कोई भी डिसीजन ले लेता है जिसका मन करता है। तो मैंने बोला जब डिसीजन लेते हैं तो क्या यहाँ पे जितने लोग आते हैं उनको आप बताते हैं ये आंदोलन में ऐसा ऐसा होने वाला है? नहीं, हम ऐसे ही कर लेते हैं बस। यानी कैसा आंदोलन है यार, किस तरह का आंदोलन कर रहे हैं आप? यानी आप 3 लोग डिसाइड कर लेते हैं और फिर 800 लोगों को ले जाते हैं। क्या मजाक है यार। झटका लग गया मेरे को कि उन पे ये आंसर था कि हम 3 लोग आपस में डिसाइड कर लेते हैं और फिर सबको वहाँ पे जितने जो जिसको जाना है उसको लेना चल देते हैं। यानी कोई प्लानिंग नहीं होती आंदोलन को आगे कैसे बढ़ाना है और कैसे आंदोलन चलेगा। कोई किसी भी तरह की कोई प्लानिंग उसके अंदर नहीं होती। अफवाहें नहीं है डॉक्टर जोशी जी, ये अफवाह नहीं है, सच है। ये आंदोलन ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, और मैं सच बता रहा हूँ आपको। अब सच अच्छा लगे तो आप सुनिए, नहीं अच्छा लगे तो आपकी मर्जी है। तो ये जो जब देखिए कोई भी आंदोलन चलेगा तो ऐसे नहीं चलता है, उसका संगठन तो होता है ना, 4-5 लोग तो होते हैं जिसको चलाते हैं। मैंने अन्ना के आंदोलन में ये चीज़ देखी थी कि जब भी कोई डिसीजन वो लोग लेते थे, तभी अन्ना का आंदोलन सफल रहा था कि जब भी वो कोई डिसीजन लेते हैं तो पहले वो 10-12 लोग आपस में डिस्कशन करते हैं एक साथ बैठ के। 10-12 तो छोड़ो, वो हम किसी को बताते भी नहीं थे। उसके बाद उस डिस्कशन को जनता के सामने लाते थे, उनसे पूछते थे हमें क्या करना है। जनता अपनी राय देती थी, आपको ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। पर यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या बोला, हम तीनों में से कोई भी कुछ भी ले लेता है और फिर आगे चलना शुरू कर देते हैं। यानी जिसका मुझे डर था कि इसके अंदर कोई भी प्लानिंग नहीं होती है, बस लोगों को कहीं भी उठा कर ले जाया जाता है और कहीं भी पटक दिया जाता है। 100 किलोमीटर की पैदल यात्रा शायद आपको आसान लग रही होगी। आप सोचिए कि कई बार तो मतलब एक टाइम तो ऐसा भी था कि मैं करीबन जो आखिरी दिन था जिसमें 12 तारीख थी, सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक मैं खाना तक नहीं मिला था। हम दोनों में लड़ रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, पुलिस की मार खा रहे थे, और हम भूखे थे, भूखे पेट पैदल यात्री, क्योंकि उनको होश ही नहीं था कि इनको खाना भी खिलाना है। सबको पैदल ही पैदल ले गए बिना नाश्ते के वो लोग, और वहीं खड़े रहे, सारी भाषणबाजी वहाँ पे होती रही। खैर पड़े खाना पीना तो इतना ज़रूरी नहीं है, वो इतना बड़ी चीज़ नहीं है, उसको तो हम तूल देते नहीं हैं, वो उसको मैं इतना ज़्यादा चीज़ नहीं मानूंगा। लेकिन प्लानिंग होनी चाहिए कि आप कैसे। तो वो जवाब मुझे सुन के हिल गया। मैंने उनसे उनके मुंह पे ही बोला कि आपका वहाँ। फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन किया, चलो आपकी कोई टीम नहीं है, लेकिन वो भड़क रहे थे बहुत लोग बहुत। उसके बाद उनका टोन थोड़ा बदल गया था। फिर मैंने उनसे दूसरा क्वेश्चन किया कि आपने आंदोलन वहां पे क्यों छोड़ा? आपको पता है कि वहां पे आंदोलन कितने घंटे चला? या हमें वहां पहुंचने में 4 दिन लगे पैदल यात्रा। और आंदोलन दिलराम चौक से स्टार्ट हुआ था। 11 बजे लोगों ने पैदल, 11 बजे बस आई थी, 12 बजे, हाँ 11 बजे बस आई थी, और उसके भी 12 बजे करीब समथिंग आंदोलन वहाँ चला होगा। और 1-1:30 करीब हम वहाँ 1 बजे करीब वहाँ पहुँच गए, और 4:30 बजे तक ही आंदोलन चला। यानी 3 घंटे आंदोलन चला, 4 घंटे। हम 4 घंटे पैदल चले हैं और आंदोलन चला है केवल 4 घंटा। यार आप मुझे बताइए, इतने सारे आप लोग हैं तो आप मुझे प्लीज़ बताइए कि क्या 4 घंटे
मैं मुख्यमंत्री के पास इतना टाइम होगा जो आपसे आके मिल लेंगे? क्या मुख्यमंत्री बिल्कुल फ्री बैठा हुआ है कि आप वहाँ जाएंगे और वो मुख्यमंत्री वहाँ से निकल के आएगा और आपसे मिल लेगा? उस पर कोई काम धाम नहीं है, बस आपका आंदोलन दिख रहा है बैठ के कि आप आ रहे हैं और तुरंत बाहर आ जाता हूँ। ये अजीब सा था, बच्चों जैसा खिलवाड़ था। ये छोटे बच्चे करते हैं खिलवाड़। इतना अच्छे आंदोलन का पूरा वॉश आउट कर दिया, बिल्कुल बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। इतने ढीठ लोग हैं ये लोग, और अभी भी इनको कोई शर्म नहीं आ रही है। अब फिर ये बोलते हैं मुझसे, मैंने उनसे पूछा कि आप लोग वहाँ बैठे क्यों नहीं? क्योंकि ये सवाल मुझसे बहुत लोगों ने बस में किया था। ये मेरा सवाल नहीं है, बस में बहुत सारे लोग मेरे साथ आए थे, उन्होंने सब ने मुझसे पूछा था कि वहाँ पे आप रुके क्यों नहीं देहरादून में? आपको 2-4 दिन वहाँ रहना चाहिए था, तो मुख्यमंत्री आपसे मिल लेते। और मैं आपको बताऊँ, जो मुझे पता चला है कि वहाँ पे जब बातचीत हुई तो वहाँ पे कहा गया था कि 2-3 दिन आप रुकिए, मुख्यमंत्री आपसे आके जरूर मिलेंगे। ये बात वहाँ हुई थी। मेरे को झटका लग गया जब ये सब बातें हो रही है वहाँ पे। तो क्यों नहीं रुके वहाँ पे वो 2-3 दिन? क्या परेशानी थी उनको रुकने में? जब भूखे रह सकते हैं, डंडे खा सकते हैं, जमीन पे गिर सकते हैं, कपड़े गंदे कर सकते हैं, फटी शर्ट लेके घर आ सकते हैं, तो 2-3 दिन हम क्या रुक नहीं सकते थे वहाँ पे? वो वहाँ नहीं रुके। अब वो रुकने की कहानी बड़ी अजीब है, बात सुन के आप हिल जाएंगे। वहाँ क्या 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 चीज़ें हो रही थी वहाँ पे, मैं किसी दिन उसको भी रिवील करूंगा कि वो क्या था जिसने मेरे को मतलब अजीब बना दिया। फिर वो लड़ाई और बढ़ने लगी, वो लोग बिल्कुल एग्रेसिव हो गए। और मैं भी हुआ, ऐसा नहीं कि ये नहीं कहा मैं नहीं हुआ। जब आपसे कोई एग्रेशन से बात करेगा तो आप भी एग्रेसिव लोग ही बात करते हैं, क्योंकि मेरे को जवाब परफेक्ट नहीं मिल रहे थे। कोई पहले कोई टीम ही नहीं है, कोई भी डिसाइड कर लेता है, किसी को कोई ले जाता है। कोई प्लानिंग नहीं है, आंदोलन कैसे चलेगा। और हस्ताक्षर आंदोलन के पीछे भी कोई प्लानिंग नहीं है, ये भी सुन लीजिए। वो किसी दूसरे की प्लानिंग है, उसको ये लोग फॉलो कर रहे हैं अब, क्योंकि इन पे कोई रास्ता नहीं मिला है। उनको मिल गया, उनको मालूम चल गया है कि सीएम ने हमारा क्या सीएम ने नोटिस दिया गया था, क्योंकि सीएम के वो जो ज्ञापन दिया गया था उसने वो लिए ही नहीं है। इनको ज्ञापन को उठा के बाहर फेंक दिया कचड़े की तरह इन सबको, और सब लोग घर आ गए 3 घंटे में। तो ज्ञापन सीएम ने लिए ही नहीं है। अब मैंने बोला कि अब मैंने उससे पूछा कि उन लोगों से कि आपका मोटिव क्या था वहां जाने का, मुझे बताइए। अगर मुझे पता होता कि ज्ञापन देना है और मुझे इतने दिन पैदल चलना है, वहाँ 15 मिनट का काम होता ज्ञापन देना, तो मैं कभी भी पैदल नहीं चलता। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमें बताया नहीं गया था कुछ भी। उन्होंने बताया नहीं किया था कि ज्ञापन देने जा रहे हैं क्या वो उन्हीं को पता होगा, बस 2-4 लोगों को। तो हमको नहीं पता था कि ज्ञापन वहाँ दिया जाएगा, कुछ जानकारी ही नहीं थी। अगर फिर मैंने उनसे बोला कि आप क्यों 13-14 लोगों को पैदल यहाँ से ले गए? और ज्ञापन देना ही आपकी मेन प्रायोरिटी थी, तो मैं उससे मोबाइल पर दे देता। उसमें 13 लोगों को पैदल ले जाने की जरूरत क्या थी? कौन सी बड़ी बात है? मुख्यमंत्री का पोर्टल है, वहां पे जाके ज्ञापन दे दो, आपका ज्ञापन पहुंच, जैसे अपने हाथ से दिया वैसे ऐसे चला जाएगा। तो इतने लोगों को पैदल ले जाने की जरूरत क्या थी? तो उनका उनका मकसद यही था कि वहां पे जाके हमको खाली ज्ञापन देना और लौट आना। और मुख्यमंत्री ने ज्ञापन लिया भी नहीं है, खास बात, उन्होंने ज्ञापन लिया भी नहीं, ज्ञापन को देखा भी नहीं उन्होंने, और उनको वहां से बाहर निकाल दिया और सब लोग आराम से घर आ गए। आप बताइए, अब मैं ज्ञापन कल भेजूंगा आपके सामने मुख्यमंत्री को, तो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट लगेगा एप्लीकेशन लिखने में बस, और 25 मिनट में ज्ञापन वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया वहाँ से, मैंने जब पूछा, उन्होंने बोला हम शक्ति प्रदर्शन करने गए थे ज्ञापन के साथ साथ। मैंने पूछा शक्ति प्रदर्शन करने गए थे? फिर मेरा क्वेश्चन उनसे आया कि रोड बनाने गए थे। किस बात का शक्ति प्रदर्शन हो रहा है वहाँ पे कि रोड बनाना है हमको? तो उन पर कोई जवाब नहीं था। हम शक्ति प्रदर्शन गए थे, मैंने कहा आपका आंदोलन सफल रहा? कह रहे हाँ हमारा आंदोलन बहुत सफल था। मैंने उनको प्राउड है अपने आंदोलन पे कि हमारा आंदोलन सफल है। उनको जनता, जो जनता वहां गई उसके बारे में कभी पूछने भी नहीं गए आंदोलन सफल था कि नहीं था। वो उसको सफल मान रहे हैं कि हम पैदल यात्रा, और सफल किसको कह रहे हैं मैं बता दूं, 800-900 लोगों को वहां ले जाना, उनको बेवकूफ बनाना, उस चीज को सफल कह रहे हैं। क्या हमारे पैदल चलने से रोड बन गई? देखिए एक एक कंचन सिंह कह रही है, कंचन, हेलो कंचन, अरे तू तो सिर रही है। कंचन तो मतलब मेरा हार्ट जीत लिया है। हम तो रुकने को तैयार थे सर। हाँ कंचन, मैं तुमको जानता, मैं तुमको अच्छी तरह पहचानता हूँ। ये लड़की आंदोलन में लड़ी थी और जमीन पे बैठ गई थी। कंचन, हाय कंचन, हाउ आर यू? कंचन आ गई आज, मैं बहुत खुश हो गया। ये लड़की है, अगर कंचन जैसी वहाँ 13 लड़की होती ना, 13 लड़की रोड बन गई होती। वो भगौड़ों की फौज थी वहाँ पे। तो फिर वो पूरे भड़क गए, वो किसी सवाल का कोई जवाब वो देना चाहते नहीं थे, और वो हम पे मतलब एग्रेसिव होने लगे। 8-9 लोग, 8 तो नहीं 5-6 होंगे, आठ तो मैं गलत कह रहा हूँ, राइट? ठीक है।
सुधीर थापा बिल्कुल सही मैसेज डाल रहा हूँ। तुम जैसे लोग अनपढ़ लोगों ने ये देश की हालत कर रखी है। अभी मैं नियम कानून की बात भी करूंगा, जो मैंने वहां की है, वो भी मैं बताऊंगा कि नियम क्या होते हैं सबको पता होना चाहिए। तो फिर मेरी बहस हुई कि 5 लोग कौन अंदर गए थे, उस पर बहस हुई। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि 5 लोग वहाँ अंदर क्यों कौन गए थे, मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, आज मैं लिख के लाया हूँ नाम। जो 5 लोग अंदर गए थे वो थे रविंद्र, क्या नाम है इनका, राइट, हाँ रविंद्र है, प्रवीण थापा है, हेवा नेगी है, देवेंद्र रावत है और मनराल जी। ये 5 लोग वहाँ पे अंदर गए थे। तो मैंने उनसे यही पूछा, जो 5 लोग अंदर गए थे, देखिए मैं कल भी ये कह रहा था, जो देखिए नेता बनना अलग चीज़ है। आप रोड पे जाके भाषण दे सकते हैं, आप गलत भी बोल देंगे चल जाएगा, पब्लिक के में कोई थोड़ा अच्छा लगेगा ताली बजा लेंगे। लेकिन लेकिन जब क्या कहते हैं, जब प्रशासन से बात करनी हो, स्पेशली प्रशासन की बात कर रहा हूँ, जब आपको प्रशासन से बात करनी होती है तो वहाँ मूर्खों की फौज की जरूरत नहीं है। प्रशासन में आईएएस ऑफिसर होते हैं, पीसीएस ऑफिसर्स होते हैं, और आईएएस बन के दिखाइए। इनमें से जो 5 बैठे हैं, कोई भी आईएएस बन जाए, पूरी जिंदगी में नाम बदल दूंगा मैं अपना। तो जब आईएएस पीसीएस ऑफिसर से आपको बात करनी पड़ती है तो एक काबिल व्यक्तियों को वहां पे जाना चाहिए, बिल्कुल काबिल व्यक्तियों को, जो वहां पे बात कर सके। जो 5 व्यक्ति अंदर जा रहे थे, अब इन नाम को देखिए। देखिए, देवरानी जी थे वहां पे। आप देवरानी जी के बारे में बता दूं, देवरानी जी कर्नल है एक, जो मैंने एक इंटरव्यू किया, आप देख लेना। एक कर्नल हमारे साथ था यार, क्या प्राउड की बात थी, मतलब इतनी प्राउड की बात थी, कर्नल हमारे साथ खड़ा हुआ था। अब उसको अंदर भेजते यार, मतलब ऐसे, मतलब क्या आपको लगता है कर्नल से मिलना इतना आसान है? अगर देवरानी जी अपनी पोस्ट पे होते ना आज, तो प्रवीण थापा उनसे मिल भी नहीं सकता था, उसकी हिम्मत भी नहीं होती बात करने की। एक कर्नल हमारे साथ पैदल चल रहा है यार, कितनी प्राउड की बात थी। मैं तो उनको मतलब क्या बोलूं, कितने डाउन टू अर्थ आदमी है देवरानी। वो अंदर जाने को तैयार थे, उनसे किसी ने बात ही नहीं की। तुम इंपॉर्टेंट नहीं हो, तुम अंदर मत जाओ। उसके अलावा एक व्यक्ति और था जिसको अंदर जाना चाहिए था, और शायद राम कांडवाल उसका नाम है। वो एक आंदोलन ऑर्गेनाइज कर चुका है, और पूरा 100 किलोमीटर चल के आया था भाई। वो अंदर चला जाता दूसरा आदमी। जो आप कहते हैं मेरी लिस्ट क्या है, तो मेरी देवरानी है, क्योंकि मुझे पता है कि वो इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं, उनमें वो टैलेंट है। वो सरकार से, आईएएस पीसीएस से बहुत आराम से बात कर लेते, हो सकता था उन्हें घुमा भी देते बातों में, वो इतने टैलेंटेड आदमी है। तो पहला आदमी तो ये हो गया, कर्नल साहब को जाना चाहिए था, देवरानी जी को जाना चाहिए था। और दूसरा आदमी मैंने आपको क्या बताया, एक छात्र, यंग व्यक्ति को जाना ही चाहिए था, क्योंकि उसके पीछे छात्रों की एक पूरी सेना होती है। अगर वो अंदर जाता था, वो सबको रिप्रेजेंट कर देता वहां पे अच्छे तरीके से, आंदोलन और स्ट्रांग होता, कमजोर नहीं होता। तो रामपाल को जाना चाहिए था दूसरा व्यक्ति। तीसरा व्यक्ति किसी लॉयर को जाना चाहिए था, जो मैंने बताया था कि रोहित ढोंडरियाल उनका नाम है, मुझे नाम में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। उनको जाना चाहिए था वो अंदर, वो सबसे काबिल आदमी थे, क्योंकि वो नियम कानून जानते थे, और वो सरकार के आईएएस पीसीएस ऑफिसर को, जो भी व्यक्ति बात करने आता है, जो भी होता है, उसको घुमा सकते थे, अपने बातों में ला सकते थे, और आंदोलन को कैरी कर सकते थे। वो आदमी बहुत अच्छा था। तो 3 व्यक्ति आपको मिल गए। एक प्रवीण थापा को जरूर जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही आंदोलन को चलाया था, तो उनको भी क्रेडिट मिलना चाहिए। उनको मैं क्रेडिट नहीं छीन रहा। प्रवीण थापा वैसे मन से गलत नहीं, मैं बताऊंगा उनके बारे में, उनकी स्टोरी आपको सुनाऊंगा थोड़ी देर में। उनको अंदर जाना चाहिए था, वो सही व्यक्ति थे। चलो 4 व्यक्ति को, 5वां आप कोई भी रख लेते जो आपका मन करता, क्योंकि ये 2-3 आदमी काम कर देते, 3 ही लोग बहुत थे। ये इतने इंटेलेक्चुअल थे कि बात को हैंडल कर सकते थे। क्या मैं गलत कह रहा हूं? इसमें कुछ गलत है? यही बात मैं उनको समझा रहा था, और इसका प्रमाण दे रहा हूं मैं। जब मैंने अपना भाषण दिया था, आप मेरा भाषण सुनना, जब मैंने वहां भाषण दिया था, ज्ञापन देने से कुछ नहीं होता, आप अंदर गई क्यों है, मुख्यमंत्री को बाहर बुलाना चाहिए था। उसके 2 दिन बाद, मतलब घर आने के बाद, प्रवीण थापा माफी मांगते हैं, उसी बात को दोहराते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमको मुख्यमंत्री को बाहर बुलाना चाहिए था। यानी आपका लीडर में जो भी व्यक्ति है, उसमें क्वालिटी नहीं है लीडरशिप की। मैं समझाता हूँ लीडरशिप क्या होती है, आपको समझ में आए तो बहुत अच्छी बात होगी। देखिए, हर व्यक्ति में अलग अलग क्वालिटीज होती हैं। जैसे समझाऊं, जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं ना, बच्चों को जो समझाता हूँ आपको, जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, तो कोई बॉलिंग बहुत अच्छी करता है, कोई बैटिंग बहुत अच्छी करता है, और कोई विकेट कीपिंग बहुत अच्छी करता है ना। सब पे अलग अलग टैलेंट होता है। कोई फील्डिंग बहुत अच्छी करता है ना। सब में अलग अलग क्वालिटी होती है। हम सबको एक तो नहीं कह सकते कि भाई सब एक आदमी सारा काम कर लेगा। प्रवीण थापा लोगों को भीड़ जुटाने में सक्षम है, अच्छी बात है, वो अपना काम कीजिए। वो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, वो अपना काम कीजिए, उनका काम ये था। वैसे अंदर उनको भेज रहा हूँ, क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान है, उसको मैं ठुकरा नहीं रहा हूँ बिल्कुल।
लेकिन अंदर उस आदमी को जाना चाहिए था जिसमें बात करने का टैलेंट होना चाहिए, वो भी किससे? बड़े बड़े अधिकारियों से। उनको जाना चाहिए था, इसलिए मैं दुखी हो गया। ऐसे अब वो आज प्रूव हुआ, क्योंकि मैंने उनसे यही क्वेश्चन किया कि देखिए अगर आप अंदर गए थे, जो लोग वहां दो लोग तो वही बैठे थे, मैंने कहा आप माना अंदर गए और आपसे उसने बोला नहीं हम आपको धरना करने नहीं देंगे, तो आप क्या जवाब देते? कह रहे हमको करना है छोटे बच्चों की तरह। अरे आपको आर्टिकल बताने पड़ते, क्या कौन कौन से आर्टिकल है जिसके थ्रू हम धरना कर सकते हैं, तो उनको एक आर्टिकल भी पता नहीं था। आज बता रहा हूँ दोनों मूर्खों का आर्टिकल क्या था। 19A और 19B के थ्रू आप 19A के थ्रू तो आपको भाषण देने का फ्रीडम मिलता है कि आप बोल सकते हैं, और 19B के थ्रू आप शांतिपूर्ण ढंग से कहीं पर भी धरना कर सकते हैं, कोई सरकार इसको रोक नहीं सकती है। दोनों मूर्खों को पता ही नहीं था जो आज बैठे थे, और भड़क गए उसके बाद। क्या अनपढ़ लोग नहीं जा सकते अंदर? क्या हम लोग ये नहीं कर सकते? मैंने वो बात ही सुनने को तैयार नहीं है दोनों, जितने भी लोग वहां बैठे हैं। मैं एक ही लाइन बोलूंगा, अंधों में काणा राजा, उनकी टीम बना रखी है। एक आर्टिकल पता नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, और अभी जो हस्ताक्षर आंदोलन हो रहा है इसके बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। ये भी चलेगा, ये भी फ्लॉप ही होगा। और वो प्राउड कर रहे हैं कि हमारा आंदोलन सफल हुआ है। भाई कहां से सफल हुआ आंदोलन? किसी ने आपका ज्ञापन नहीं लिया है, आप घर आ गए मुंह उठा के। क्यों आ गए आप लोग घर? कितने लोगों ने बोला घर मत जाइए? कंचन बोल रही है घर मत जाइए, वहां खड़े। कंचन सल्यूट टू यार, कंचन तुझसे तो मैं मिलना चाहूंगा, क्या लड़की है कंचन। इस लड़की को लीडर बनाना चाहिए, इसमें लीडर क्वालिटीज दिख रही थी वहां पे, ये सबको लीड कर सकती है जो कंचन सिंह है। हाय कंचन, हाउ आर यू? मैं तुमसे बहुत इंप्रेस हूँ, बहुत ज्यादा इंप्रेस हूँ। तुम में अंदर वही जोश है जो मेरे अंदर था जब मैं लड़ रहा था पुलिस वालों के साथ। कंचन भी वही कर रही थी, सेम टू सेम। कंचन ने कह दिया था कि हम झक मारने यहाँ पे नहीं आए हैं, हमको रोड चाहिए और हम यहाँ से नहीं उठेंगे। और ये जज्बा वहां सब लोगों के पास, और कंचन की मम्मी भी दोनों एक जैसी हैं, दोनों के अंदर होना चाहिए था। अब वहां पे हो क्या रहा है? सर कोई कह रहा है कि मनीष बोरा आपको जाना चाहिए था। नहीं सर, वो मेरे को तो कहीं रखना चाहते नहीं थे, उन्होंने मेरे को बाइकआउट कर दिया था। उनको लगता था मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैं उस ग्रुप में शामिल नहीं था। वो मैंने तो आंदोलन छोड़ दिया था, मैं आपको बताऊं एक्चुअली बहुत पहले ही छोड़ दिया था आंदोलन, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की थी। मैंने कल बताया था आपको कि मैं नारे लगाना चाह रहा था तो मना कर दिया, कहता नारे मत लगाइए। और ये वो व्यक्ति है रविंद्र, जिसने बोला नारे मत लगाइए। मैं भी 100 किलोमीटर चल के आया था यार, नारे लगाने का हक तो रखता हूँ। आप मुझे माइक मत दीजिए, मुझे भाषण मत देने दीजिए, कोई बात नहीं, पर नारे तो लगा सकता हूँ ना यार। उस पर भी पाबंदी लगा दी गई। क्योंकि अब पाबंदी क्यों लगाई मैं आपको समझाऊं, उसके भी रीजन है, मैं आपको बताता हूँ पाबंदी क्यों लगा रहे हैं वो लोग। आज खुल की बात होने दो, अब सब सुनिए कि पाबंदी वो क्यों लगाते हैं। देखिए उनका मानना ये है, जो मैंने आज बात की जिससे मुझे मालूम चला, उनका मानना ये है जो लोग आंदोलन से शुरू से जुड़े हुए हैं उन लोगों को ही आगे बढ़ना चाहिए, उन लोगों को ही नेता बनना चाहिए, उन लोगों को पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, और उन लोगों को क्रेडिट मिलना चाहिए। देखिए इसमें कोई गलत बात नहीं है अगर वैसा सोच रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सा क्वेश्चन मार्क मेरे अंदर है। अगर गधे रेस में दौड़ेंगे तो क्या वो फर्स्ट आएंगे? और यही रीजन है कि धरना 65 दिन चल गया। वो खींच रहे हैं आंदोलन को, और खींचे और खींचे और खींचे से और खींचा जाए, और यही हो रहा है वहां पे। यही मुझसे बोला जा रहा है कि प्राउडली करें, हमने आंदोलन को 65 दिन चला दिया। अरे 65 दिन चला के कौन सा तीर मार लिया? रोड कहां बन गई? तुम लोग बस अपना नाम बना रहे हो और कुछ नहीं कर रहे, रोड वहीं की वहीं पड़ी है। और क्या बन जाएगी ऐसे? और कंचन कंचन थी, मैं वहां पे कंचन का सहमत था। अगर कंचन वहां पे बैठ जाती, मैं वहां पे बैठ जाता, मेरे साथ 3 लड़के और थे जो आंदोलन में रुकने को तैयार थे, सब लोग तैयार थे, लेकिन वहां बैठे ही नहीं वो लोग। अब मैं कहानी बताता हूँ कि अभी बहुत से लोगों को पता नहीं है कि आंदोलन के अंदर क्या हुआ था। आपके पैरों के तलवे से जमीन खिसक जाएगी उस आंदोलन में क्या हुआ था अगर हकीकत सुन लेंगे तो। ये लोगों ने क्या क्या तमाशे किए हैं वहां पे, वो आपको पता ही नहीं है। और जो जो तमाशे उनने किए हैं वो किसी को पता ही नहीं, क्योंकि वो 2-3 लोग ग्रुप में चलते हैं, उनको लगता है बाहर किसी को पता नहीं है। वो इतना चाहते हैं, वो इतना चाहते हैं, केवल इतना कि वो 3-4 लोग हैं उनका ही नाम होना चाहिए, वो फ्रेम में आना चाहिए, उनको दिखना चाहिए। मेरे को बोला गया था स्पेशली कि इनका कभी इंटरव्यू नहीं करना, इनको कभी दिखाना नहीं कहीं पे भी, क्योंकि मेरा फेम थोड़ा बढ़ रहा था तेजी से। तो उनको लगा कि ये आदमी हमसे आगे निकल जाएगा, तो मुझे डिमोलाइज करने की कोशिश चल रही थी। कोई मेरा इंटरव्यू नहीं देता था। मैं आम आदमी से इंटरव्यू लेता था, मुझे कोई इंटरव्यू बाइट तक नहीं हुआ। उनसे पूछता था कि अब इसमें क्या होगा क्या, तो कुछ कोई बोलता नहीं था। अब मुझे पता नहीं था कि ज्ञापन देने जा रहे हैं, मैं जाता ही नहीं। अब मैं कल ज्ञापन दूंगा आपके सामने और मोबाइल से दूंगा और 10 मिनट में दे दूंगा ज्ञापन, और मेरा कोई नाम भी नहीं होगा।
किसने ज्ञापन दिया है, जो वो इतना भीड़ ले गए वहाँ पे। 10 मिनट लगेगा मुझे ज्ञापन देने, बस इतनी टाइम लगेगा बस। अब मैं अब थोड़ा-सा फिर वो लोग ज़्यादा एग्रेसिव हो गए, उनकी बात करने का मन नहीं था, हम घर लौट के आ गए। मैंने चलो यार यहाँ बात करने फ़ायदा नहीं है, क्योंकि गूंगे-बहरे लोगों के सामने अगर मैं कुछ भी बोलूँगा वो सुनने को तैयार ही नहीं है। वो लोग बेचारी, हाँ, दुःख इस बात का हो रहा है, कुछ महिलाएँ वहाँ पे थी, जिनको पता ही नहीं है उसके अंदर क्या हो रहा है, बेचारी बैठी हुई हैं। उनको लग रहा है कि ये लोग रोड बना देंगे। भाई वो इतने काबिल भी नहीं है कि एक एप्लीकेशन भी ढंग से लिख लें, वो रोड कहाँ से बना के देंगे? उन्हें ना संविधान पता है, ना उन्हें कानून पता है, ना उन्हें नियम पता है, ऐसे ही चले जा रहे हैं बस। कोई भी निर्णय लेता है तो बता दूं आपको, कोई कमेटी वहाँ पे नहीं है, कोई आदमी। अब निर्णय लेते हैं थापा जी, मैं आपको बता दूं, सिंपल सिंपल साफ साफ। और थापा जी कैपेबल नहीं है आंदोलन को चलाने के। जैसे मैंने समझाया, हर व्यक्ति का अपना अपना काम हो। थापा अच्छे आदमी हैं, बुरे नहीं है, मैं बुरा नहीं बोल रहा, लेकिन हर व्यक्ति की अलग अलग क्वालिटी होती है, कोई व्यक्ति के अलग अलग काम होते हैं। तो थापा जी को आंदोलन चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है, उन्हें कोई नॉलेज नहीं है, उन्हें कोई ज्ञान नहीं है इस चीज़ का, कैसे आंदोलन चलाए जाते हैं। और वो रैंडमली कोई भी नियम थोप दे रहे हैं और जनता उसके पीछे भाग रही है, और बाद में जाके माफ़ी मांग रहे हैं खुद ही। आप सोचिए, 800 लोगों को वहां पे ले जाना, फिर अपनी बेवकूफ़ी के लिए एक दिन बाद माफ़ी मांगना, क्या माफ़ी मांगने लायक बात थी ये? आपको वहां रोड मिल सकती थी, उनकी गलती की वजह से रोड चली गई। ये सरासर बेवकूफ़ी वाला काम था। मुझसे पूछ लेते एक दिन पहले क्या करना है, मैं उनको राय दे देता क्या करना है आपको। और उनको पूछने की ज़रूरत नहीं है। वो होता ना कि मैं हूँ, इसके अलावा दुनिया में कोई है नहीं। वही वहाँ पे चल रहा है। अरे सर, बहुत राय देने वाले बहुत लोग थे सर मैडम, लेकिन वो राय देते ही नहीं थे, राय मांगते नहीं थे। कोई अगर मैंने राय दी है आज, तो मेरे को टीम से निकाल दिया उन्होंने। हाँ, टीम से क्यों निकाला मैं आपको बता दूं। फिर बात होती रही तो एंड में मुझसे उन्होंने ये बोला, वो रविंद्र साहब ने मुझसे ये बोला कि तू तो नेता बनना आया है यहाँ पे, जो फ्रेम में नहीं दिख रहा कहीं, उन लोगों की किसी वीडियो में हूँ नहीं, वो नेता कहाँ से बनेगा, जिसे कभी माइक भी नहीं मिल रहा, वो नेता बनने आया है। तो मैंने उनसे बोला आपका आंदोलन आपके पास है, मैं नेता बनना नहीं आया हूँ, आज के बाद मैं यहाँ पे नहीं आऊँगा। लेकिन इतनी बेइज्जती तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा भाई, कि एक भाई मेरे भी स्टूडेंट हैं जो सैनिक इस समय नौकरी कर रहे हैं, रिटायर्ड नहीं है, वो नौकरी कर रहे हैं, कोई इंस्पेक्टर है, अलग अलग जगह है, वो मुझसे से बदतमीजी से बात नहीं करते हैं। मैं सैनिकों की बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत ज़्यादा, और उनको रिस्पेक्ट से बात करता हूँ। अब फिर उन्होंने मुझसे इस तरह की बात की, नेता बनना चाहते हो, ये बनना चाहते हो, तो मैं उठा, मैंने कहा अब रहने दो, घर चलते हैं। और मैं उसके बाद अपना उठाया, घर आ गया। अब इस आंदोलन में मैं दूर हो गया, अब मैं वहाँ कभी भी नहीं जाऊँगा, क्योंकि हमको नेता नहीं बनना है। हम अपनी कोचिंग खोलेंगे और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे फ्री। और मैंने सोचा है कि कुछ ऐसी कोचिंग खोलूंगा जो मैं गरीब बच्चों को फ्री पढ़ाऊँ, तो मैं उस काम पर लग जाऊँगा। और ये जो कर रहे हैं, मैंने इनके ऊपर छोड़ दिया है। आप नेता बनिए, आप आगे बढ़िए, आप कुछ भी कीजिए, आप कीजिए, मैंने उनको सबको छोड़ दिया है। क्योंकि अगर 100 किलोमीटर चलूँ मैं, अपने कपड़े फाड़ लूँ, पुलिस से भिड़ जाऊँ, और उसके बाद मेरी मेरी डिग्निटी पे सवाल उठाए जाए कि आप, हाँ, मैंने आपको बताना भूल गया, जब मैं आंदोलन के अंदर गया था, सबसे पहला मुझसे क्वेश्चन मुझसे यही पूछा गया था, आप कौन हैं, आप यहाँ क्यों आए हैं। उनको पता ही नहीं ये आदमी कौन है। अब उन्हें बताना पड़ रहा है कि मैं कौन हूँ। उनको ये पता नहीं कि आदमी चला है यहाँ पे। और मैं 100 किलोमीटर नहीं चलाऊँ भाइयों, मैं आपको बता दूँ, मैं 124 किलोमीटर चलाऊँ। तो मैं उससे भी 2-2 दिन पहले 12-12 किलोमीटर चला था, लोगों के पास बीच में गया था, इसका प्रचार प्रसार किया था, ताकि लोगों को मालूम चले कि आंदोलन बहुत जरूरी है, रोड बनना बहुत जरूरी है, पर गलत हाथों में चल रहा है। अब मान लें कि वो लोग कैपेबल नहीं है आंदोलन को चलाने के, उनको कोई कुछ बोलता है वही काम वो शुरू कर देते हैं, वो अपने पार्टी की नहीं है। अब मैं आता हूँ रियल स्टोरी पे। ये जानना बहुत जरूरी है कि आंदोलन के अंदर आखिर क्या हुआ था, कि मुझे ये बात बोलनी पड़ी, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि वहाँ पे आखिर क्या हुआ था। अगर ये बात आप जान लेंगे तो आपको शौक लग जाएगा। ऐसे मैंने बताया, वहाँ पे कांडपाल मौजूद था। वहाँ वहाँ पे क्या हुआ, क्या पता था आपको कि मैडम मैंने नाम बता दिए, दमयंती शर्मा, अब आप कुछ, वरना आपको 5 नाम पता भी नहीं होते। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत से लोगों को वो 5, देखिए अब कितना आप बचाव करेंगे। जो 5 नाम मैंने अभी बताए हैं आपको, जो उसके अंदर गए, क्या आपको वो नाम पहले से पता थे? हाँ, मैडम ने कुछ लिखा है कि आपको हमने देखा था, नोटिस किया था कि अलग अलग थे, और उन्हें ये हो रहा था
दो चार लोग थे कि आगे चलें, हमारी टीम अलग होनी चाहिए थी, आम लोगों के साथ हम नहीं थे। हाँ देखो, दमयंती शर्मा कह रही है वहाँ पे क्या हुआ था, उनको पता है कि वहाँ पे क्या हुआ था, राइट। तो लोग, ऐसा नहीं कि जनता समझती नहीं है, वो सब समझती है, वो देख रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, उनको मालूम था कि वहाँ पे क्या हो रहा है। मैं अलग ही था, मैं आंदोलन के अंदर नहीं था, मैं हट गया था वहाँ से। जो मेरे साथ बदतमीजी हुई थी, जब मैं नारा ही नहीं लगा सकता वहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा वहाँ पे दौड़ दौड़ के पागलों के, पूरा 100 किलोमीटर चल के नारा ही लगा पाया मैं। अब देखिए दमयंती जी, अब मैं आता हूँ मुद्दे पे कि आंदोलन फ्लॉप क्यों हुआ, उस पर चर्चा करता हूँ, और इसकी रियल कहानी क्या है जो बहुत कम लोगों को पता है। तो मैं बताता हूँ आपको क्लियरिटी। देखिए पहले तो 5 आदमी अंदर गए, ठीक है। हाँ, उन्होंने एक बात मुझसे और बोली आज कि आपकी वजह से ये आंदोलन फ्लॉप हुआ है। पहले एक बात तो उन्होंने मुझसे ये बोला कि आंदोलन सक्सेसफुल हुआ है, 10 मिनट बाद जब लड़ाई हुई तो मुझसे कहने लगे कि आपकी वजह से ही फ्लॉप हुआ है, क्योंकि आपने एक भाषण दिया था कि नोटिस देने से कुछ नहीं होता और हमको मुख्यमंत्री को बाहर बुलाना चाहिए। मैं यही बोला था कि हमको नोटिस देने से कुछ नहीं होता, रोड बनानी तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा और मुख्यमंत्री को बाहर आना चाहिए, ना कि हमको अंदर जाना चाहिए उनसे मिलने के लिए, यही मैंने कहा था। तो इसके लिए उन्होंने मुझसे बोला कि आप ही की वजह से आंदोलन फ्लॉप हुआ है, क्योंकि आपने ऐसी बात कही। तो मेरे भाई, जो बात मैंने कही थी ना, प्रवीण थापा ने 2 दिन बाद माफ़ी मांग ली है उसके लिए, उनको ये भी पता नहीं है। बात बिल्कुल सही थी। क्यों प्रवीण थापा ने माफ़ी मांगी? प्रवीण थापा का वीडियो देख लेना, पड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने ये बोला कि हमको अंदर नहीं जाना चाहिए था, हमको बाहर बुलाना चाहिए था उनको। ये बात तो मुझे पहले से पता थी। तब उनका वीडियो देखिए, जो बात मैंने वहां मंच से बोली, 2 दिन बाद उसी बात के लिए उन्होंने माफ़ी मांगी। पर उनकी टीम माफ़ी नहीं मांग रही है। उनकी टीम कह रही है हमने सही करा है, हमारा आंदोलन परफेक्ट रहा, हम सफल क्या हो गए, सफल हो गए। ये बात उनकी टीम ने मुझसे बोली। अब बात करते हैं कुछ खास मुद्दों की कि आंदोलन में क्या हुआ, उस घटना में वहां था, तो मैं आपको क्लियर साफ साफ बता रहा हूं वहां पे क्या हुआ था। देखिए वहां पे क्या हुआ, कुछ ऐसे पॉइंट्स है सुन के आप हिल जाएंगे, आपकी जमीन खिसक जाएगी नीचे कि आंदोलन कैसे फिक्स था ये। तो देखिए, इस आंदोलन के बारे में बोला गया था, ये जनता का आंदोलन है, जनता के लिए आंदोलन है, ध्यान रखना, ये इसका नारा था। जनता आंदोलन को खुद चलाई, मैंने खुद बोला ऐसे कई बार। जब ये 12-13 लोग, हम लोग वहाँ पहुँचते हैं जैसे तैसे अपनी पैरों की हालत ख़राब करके, तो स्टेज पे हमको नहीं बुलाया जाता है, जहाँ पर ये आंदोलन धरना, जहाँ पे मुख्यमंत्री घर के सामने, हम लोग फ्रेम में नहीं आते हैं, वहाँ पे कुछ पॉलिटिशियन आते हैं और वो लोग 2-2.5 घंटे लगातार भाषण देते रहते हैं। अगर आपको अच्छी तरह पता हो, जो लोग वहाँ बैठे हों, तो आपने वो 12-13 लोग देखे ही नहीं होंगे जो लोग पैदल गए थे। क्या वो वहाँ सामने स्टेज पे आए थे? उसमें से 6-5 लोग तो लौट ही गए थे वहां से, उनका वो ड्रामा देख के। वो पैदल यात्री लौट गए वहां से। मैं तब की बात कर रहा हूँ जब 5 लोग अंदर गए थे, उसी समय लौट गए थे। वो क्यों लौट गए थे, किसी ने जानने की कोशिश की? किसी ने नहीं। मुझे पता है, क्योंकि मेरे साथ ही चल रहे थे पीछे पीछे कि क्यों लौटे वो। अब ये तो एक कहानी हुई। अब जब वो चीज़ हो गई, उन्होंने बोल दिया। अब ये बात भी हुई कि मुख्यमंत्री मिलेंगे 2-3 दिन बाद। ये बात भी चलो अच्छी भी, पॉजिटिव बात थी, वहाँ सबको शांत हो जाना चाहिए था। अब उसके बाद क्या होता, अचानक जब ये मैं भाषण देता हूँ कि धरना इससे कुछ नहीं होगा, तो वहाँ पर थोड़ी हलचल मच जाती है। तो प्रवीण थापा जबरदस्ती अंदर कूद जाते हैं तो पुलिस के साथ मुठभेड़ करने, जबकि उनकी हैसियत नहीं है, वो देख धक्के ही खा रहे थे, मैं दिख रहा था साहब। जब वो घुसे, उनकी हालत खराब हुई, तो मैं उतर गया। और मैं क्यों उतरा, मैंने कल बताया था, एक लेडीज को धक्का मारा था, तो मैं भी कूद गया उसके अंदर। और फिर धक्का धक्की हुई, सही सब उधर मैं खुश था। चलो कोई बात नहीं, कुछ तो हो रहा है जो जनता के लिए हो रहा है, यहाँ से शायद रास्ता खुलेगा। तो धक्का धक्का हुई, सब कुछ हुआ। तो वहाँ पे वहाँ का एसएसपी था शायद, कोई पुलिस वाले वहाँ बाहर आए थे, जिन्होंने प्रवीण थापा से बात की थी, सुन रहा था मैं। तो उन्होंने ये बोला था उनसे कि हम आपको धरने के लिए जगह दे रहे हैं, परेड ग्राउंड दे रहे हैं, राइट। उन्होंने बोला था, मुझे ध्यान है कि हम आपको परेड ग्राउंड पे जगह दे रहे हैं, आप वहाँ जाके धरना कर सकते हैं, आपका राइट है धरना करने का। मैं खुश हो गया, मैंने कितनी अच्छी बात है, आप धरना देंगे, हम लोग यहाँ रहेंगे 4-5 दिन, अपनी मांग मनवा लेंगे, रोड बन जाए। कितनी अच्छी बात हो गई थी वहाँ यार। 5 मिनट के लिए प्रवीण थापा वहाँ से हटते हैं, फिर दोबारा लौट के आते हैं और लोगों से बोलते नहीं, आप हमको गिरफ्तार कीजिए। मेरे को शौक लग गया भाई, जब कोई व्यक्ति आपको धरने की जगह दे रहा है तो आप क्यों गिरफ्तार होना चाह रहे हैं? ये क्या नौटंकी है साली। गाली निकल गई, सॉरी, मुंह से निकलनी नहीं चाहिए, पर कभी कभी गुस्सा आ जाता है अंदर से। उनके में ये बात ही समझ में नहीं आई कि गिरफ्तार क्यों होना है। हम भी अंधे हैं बिल्कुल। उन्होंने 3 बार बोला मुझे गिरफ्तार कर लो, मुझे गिरफ्तार कर लो। फिर तब तक मेरे पे इन्फॉर्मेशन आई थी, किसी पुलिस वाले ने बात कर रहा था, मैंने सुन ली थी। उसने बोला कि अभी थोड़ी देर बाद एक गाड़ी आने वाली है, जैसी वो गाड़ी आएगी सबको अरेस्ट कर लेगी और तितर बितर कर देगी। तो मैंने ये मैसेज पहुंचवाया वहां तक कि गाड़ी आने वाली है, कोई अरेस्ट मत होना। मैंने अभी आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेट जाना सब लोग यहाँ से, उठना नहीं यहाँ से। अगर आप उठे तो आंदोलन यहीं की यहीं खत्म हो जाएगा।
तो उन्होंने उस बात को अनदेखा कर दिया। अब मैंने ये बात रविंद्र से कही थी, वहां तक बात वो पहुंची होगी मुझे नहीं पता, लेकिन इस बात पर कोई एक्शन नहीं हुआ। वो तो गिरफ्तार होने की रेडी बैठे थे। आई बहन, मैंने सोचा गिरफ्तार हो रहे हैं, पुलिस हमको उठा के जेल ले जाएगी। बहन आती है, हंगामेबाजी होती है, कुछ बहुत सारे लोग नारे देना शुरू करते हैं वहां जाके, जितने भी नारे वो लोग देते हैं। और जैसे ही वो नारे देते हैं, और जैसे ही वो नारे देते हैं, उसके बाद में प्रीतम थापा अंदर चले जाते हैं। अब चूंकि जब हमारे लीडर हैं वो अंदर जा रहे हैं, तो हम कहाँ पीछे रहेंगे, हम भी घुस गए उसके अंदर धक्का मुक्की करते हुए। लेकिन उसके बाद का माहौल बड़ा शांत था, रिलैक्स था। 2-3 मिनट वहां भाषणबाजी होती है, सब लोग देते हैं। उसके बाद प्रीतम थापा मोबाइल पे अपने लग जाते हैं स्क्रॉल करने, एक आध वीडियो बनाते हैं, जिनका उनको तो रोज का काम होता है। मैं बड़ा कूल देखता हूँ उनको कि इनको कुछ चीज़ से फर्क नहीं पड़ रहा है कि हमको गिरफ्तार करके ले गए हैं, कहाँ ले जा रहे हैं। मैं पुलिस वालों से पूछने की कोशिश करता हूँ, लोग भी पूछते हैं। कुछ पुलिस वाले बिल्कुल आराम से बैठे थे, स्माइल कर रहे थे, उन किसी को डर नहीं, पुलिस वाले को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था क्या हो रहा है वहां पे। मुझे लगा थाने जाएंगे शायद, और शायद अगले दिन हमको धरने की जगह दे देंगे। मैं घर लौटने के पक्ष में नहीं था, मैं वहीं रहने के पक्ष में था, क्योंकि हमको रोड बनानी थी। पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं और हमको डोईवाला में जाके छोड़ देते हैं। और एक और बात, जब डोईवाला में छोड़ते हैं तो कोई विरोध नहीं करता है इसका, ना प्रवीण थापा ना उनकी टीम, वो तैयार होते हैं उतरने के लिए। अब मेरा क्वेश्चन प्रवीण थापा की पूरी टीम से है, वो हम लोगों को बेवकूफ समझते हैं। जब आपको धरने देने के लिए जगह मिल रही थी, तो आप घर वापस क्यों आए? किस लिए आप घर वापस आ गए? क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री बिल्कुल फ्री है, 3 घंटे बैठोगे आपसे मिल लेगा? तो किसकी प्लानिंग थी? ऐसी प्लानिंग क्यों की जिससे रोड नहीं बन सकती? और डोईवाला में हम लोग उतर जाते हैं, मैं कंचन के साथ बैठ जाता हूं, और एक सीन देखता हूं वहां पे कि प्रवीण थापा सबसे पहले चले जाते हैं सब लोगों को छोड़ के। मुझे तो पता नहीं वो कैसे गए, लेकिन मुझे किसी ने बताया उनको, उनके लिए कोई बाइक या स्कूटर स्कूटर पहले से वहां पे थी, या वो आई, मुझे मालूम नहीं है पक्का, क्योंकि मैंने देखा नहीं अपनी आंखों से, किसी ने मुझे बताया। तो अपने स्कूटर या किसी उनको लेने आया, वो निकल गए। और जब वो निकले तो सब लोगों को वहीं छोड़ के चले गए। भाई जिम्मेदारी होती है, आप आंदोलन चला रहे हैं यार, महिलाएं खड़ी हुई है, कंचन खड़ी है, उसकी माँ खड़ी हुई है, और लोग लेडीज भी हैं वहां पे, उनको छोड़ के चले गए। अगर मैं वहां पे होता, मैं वहां पे अगर मेरी बहन खड़ी होती या मेरा भाई खड़ा होता, सबसे पहले मैं उनको बिठाता ताकि वो घर पहुंचे। उन्हें घर जाने की जल्दी थी। अब यहां से काम खत्म हो गया, फुटेज मिल गई, मेरा चेहरा वहां पे आ गया, अब घर निकल लेता हूं। अब वहां से लापता हो, उनकी पूरी टीम गई, कोई कार में गया, कोई किसी में गया, सारी। और हाँ, खड़े कौन ले गए? हम आम जनता, कंचन की मम्मी, ये सब लोग वहां खड़े रह गए। अब हम बस का इंतजार कर रहे हैं, हम घर कब जाएंगे। 1-1.5 घंटे बाद बस आती है हमको लेने के लिए। हम जैसे जैसे घर पहुंचते हैं 9-10 बजे करीब। कोई लीडर क्या टीम को छोड़ के भाग सकता है? कौन सी लीडरशिप क्वालिटी दिख रही है इस व्यक्ति के अंदर जो उसको लीडर होना चाहिए, तो आंदोलन को चलाना चाहिए? अपनी अब मेरे लिए बोला जा रहा है कि मैं माताओं के लिए बोल रहा हूँ। अरे माँ है वो, बहनें हैं वो, कैसे छोड़ के चले जाए? मैं होता, मैं किसी भी कंडीशन में पहले लेडीज़ों को बिठाता, फिर आदमी को बिठाता, सबसे आखिरी में मैं वहां से जाता। यही हमारा कल्चर है, हम यही करते आ रहे हैं। हाँ हाँ, कोई कह रहा है भाई साहब लीडर, आप सही कह रहे हैं, संदीप रावत या मेन लीडर थे, वो पीछे हट गए। इसी का तो दुख है। मैं जनता में काउंट हो रहा हूँ, मैं लीडर नहीं हूँ। हम लोग तो जनता हैं, हम तो मूंगफली के छिक्कल जैसे हैं, जिन्हें हमें कोई भी इस्तेमाल कर ले और कहीं फेंक दे। जब मेन लीडर ही वहां से भाग जाएंगे तो जनता क्या करेगी? तो अब ये मेरा क्वेश्चन है कि प्लानिंग करके क्यों नहीं गए, उन्हें लोगों से बातचीत क्यों नहीं करी? ज्ञापन देने ही आपका मकसद था बस। लोगों को कुछ पता ही नहीं है ये लोग क्या कर रहे हैं। और आज एक नई ड्रामा शुरू हुआ है, वहां जाके बैठ गए हैं 6 लोग, वहां बैठ गए हैं, कुछ लोग चमरिया में जाके बैठ गए हैं, क्योंकि भीड़ नहीं आ रही है। वहां गिने चुने 6 लोग 7 लोग बैठे थे बस। सबको मालूम चल गया ये लोग क्या कर रहे हैं। और इनमें से जब मैंने आज सुबह एक पोस्ट डाली थी कि मैं शाम को आके बात करूंगा, तो एक आदमी लिख के बेटा मैं बिक गया हूं, मुझे खरीद लिया गया है। अरे इसमें क्या गलत है? अगर हम आपको अपना लीडर मानते हैं, किसी को भी अपना लीडर मानते हैं, क्या हम उनसे क्वेश्चन नहीं कर सकते कि हमें गलत लग रहा है? हमें हक नहीं है बोलने का?
अरे संविधान है, हम प्रधानमंत्री से क्वेश्चन कर सकते हैं, हम मुख्यमंत्री से क्वेश्चन कर सकते हैं, हम भारत के सब लीडर से क्वेश्चन कर सकते हैं, और उनकी मर्जी जवाब देना दें। हम सब लोगों से क्वेश्चन कर सकते हैं। इस भारत में संविधान हमको राइट देता है, तो क्या हम प्रवीण थापा से क्वेश्चन नहीं कर सकते कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, आप क्यों लौट के घर आ गए? वो क्वेश्चन ही पूछने गया था मैं, बस उनकी टीम भड़क गई। अब ये बताइए, क्या 3 लोग 800 लोगों के ऊपर हैं, जो अपने आप को मान रहे हैं कि मैं हेड हूं, सब कुछ पावर मेरे पास है, हम जो चाहे वो करेंगे, हम गलतियां करेंगे, माफी मांगेंगे, और फिर आंदोलन। अब आंदोलन किस बात का चल रहा है? जब हमने गलती कर दी, सब खत्म कर दिया, अब आंदोलन क्यों चला रहे हैं लोग? कि रोड बनाने के लिए आपको लग रहा है? मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, यह आंदोलन 2027 तक चलेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। और सब लोग जो उसमें जुड़ेंगे, जितने लोग जुड़ रहे हैं, वो नेता बनने के लिए जुड़ रहे हैं, बस कि हमको नेता बनना है। हम जैसे लोग, अब बताइए इनको कितना इंपॉर्टेंट, इन लोगों को कितना इंपॉर्टेंट काम होगा। मेरी माँ को कैंसर है, 4th स्टेज कैंसर, मैं उसको अकेला छोड़ के घर से गया था। 1 दिन के लिए गया था, केवल 1 दिन के लिए, पर मैं 4 दिन गया वहां, और आगे भी रुकने को तैयार था। क्या वहां पे कोई भी ऐसा आदमी होगा जिसके घर में इससे बुरी परिस्थिति होगी जब अपनी माँ को छोड़ के आ जाए? आप सोचिए, कैंसर पेशेंट को अकेले घर में छोड़ना, जो 4th स्टेज पे है। जो कष्ट मैंने झेला ना, इस दिल से झेला है, और जो बदतमीजी उन्होंने मेरे साथ किया है वहां पे, मैं उसे कभी भूलूंगा नहीं जिंदगी में। मन तो मेरे अंदर से ऐसा, मतलब इतना कठोर हो गया मन अंदर से कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं अपनी माँ को छोड़ के गया, जिसे मैं 2 मिनट भी कभी नहीं छोड़ता। मेरी माँ अगर आज बोल देना ये आंदोलन को छोड़ दे, मैं अभी छोड़ देता इसको। वो मेरे लिए भगवान है, मेरी माँ। उसे बचाने के लिए मैंने अपनी कोचिंग बंद कर दी, उसे बचाने के लिए मैंने सारा पैसा उड़ा दिया, उसे बचाने के लिए मैंने डिवोर्स तक ले लिया। उसे छोड़ के मैं आंदोलन में गया, और किन के लिए? लाल ढांग चिंगल खाल के लोगों के लिए। आज वो लोग, जब मैं वहां पे गया तो वो लोग मुझसे मुझसे चिढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं। मैं सच बोल रहा हूं, और कुछ सुनने को रेडी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रवीण थापा बिल्कुल बेकार आदमी है, वो अपनी जगह सही हो सकते हैं, उनकी थॉट सही हो सकती है, लेकिन वो आंदोलन चलाने लायक नई कैंडिडेट है, ना ही रविंद्र है। इन दोनों में बात करने का कोई तरीका नहीं है इन लोगों के पास। थोड़ा सा कोई बात करे, दोनों रोना शुरू कर देते हैं या गुस्सा हो जाते हैं। अगर वो अपनी टीम बदलेंगे नहीं, और टीम में पारदर्शिता नहीं लाएंगे, लोगों के बीच में लोगों के सजेशन नहीं सुनेंगे, आंदोलन कभी ढंग से चलेगा ही नहीं। मैं आपको लिख के दे रहा हूं। और अभी जो चल रहा है हस्ताक्षर आंदोलन, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ये तो मैंने, मेरा दोस्त खुद, एक मेरा फ्रेंड है एमपी में, वो खुद पीसीएस ऑफिसर है, तो मैंने आज उससे बात करी इस मामले में कि इसमें क्या क्या हो सकता है, ये हस्ताक्षर आंदोलन क्या चल रहा है। तो उसने मेरे को खुल के कुछ बातें बताई, जो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये हस्ताक्षर आंदोलन का अंत कैसे होगा, क्या इसकी जरूरत भी है। और ये भी मतलब बिना किसी प्लानिंग के चल रहा है, किसी व्यक्ति ने बोल दिया, करना शुरू कर दिया। और एक और बात जो मैंने इनकी टीम के अंदर सुनी है, जो शायद बहुत कम लोग, शायद वो सबको पता होगी, ये टीम के अंदर ये बोलते हैं, हम आंदोलन को हम किसी को नहीं देंगे, इस आंदोलन को हम चलाएंगे। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरा नाम बदल देना। वहां पे बोलते हैं कि आंदोलन को हम छिनने नहीं देंगे। मुझे वो छिनने का मतलब समझ में नहीं आया। वो छिनने का मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा सेंस जाता है कि हमें नेतागिरी करनी है, हमें नेता बनना है। अरे मैं तो कहता हूं कि आप लोगों को लाइए उस ग्रुप के अंदर, बड़े बड़े नेता, जो लोग भी ऐसे लोग हैं जो आपको रोड बनाने में मदद कर सकते हैं, उनका हार्दिक, मतलब खुले दिल से स्वागत कीजिए। बुराई क्या है? ऐसा कोई व्यक्ति जो वहां पे आकर रोड बनाने में मदद कर देता है, उसको लेके आइए। अगर वहां कोई लोगों को लेके आते हैं ऐसे, तो कितना फर्क पड़ता है उस चीजों में। गणेश रावत कह रहे हैं, भाई मैं रोड बनाने के लिए गया था, नेता बनने के लिए। गणेश रावत जी, आई लव यू। गणेश मेरा भाई है,
और गणेश कह रहा है कि भाई मैं रोड बनाने के लिए गया था, नेता बनने के लिए नहीं गया था किसी पार्टी को, ना किसी पार्टी को। गणेश तो भाई जनता है भाई, गणेश रावत आप जनता हैं, जनता मेरी जैसी, आप मेरी जैसे ही हैं। जैसे मैं गया था रोड बनाने के लिए मेरी माँ को छोड़ के, कैंसर पेशेंट को छोड़ के गया था यार। मैंने अपनी माँ को कभी नहीं छोड़ा एक दिन के लिए भी खाली। मैं 4 दिन के लिए गया, मेरी माँ घर अकेली घर में रो रही थी कि ये लड़का कब वापस आएगा। पड़ोसी आके बता रहे थे रो रही थी वो, उसको डर लगता है अकेले में, घबराती है कभी कुछ बात ना हो जाए। और मैं तब भी गया था गणेश, इससे ज़्यादा मैं क्या करूं। गणेश सिंपल आदमी है, गणेश सीधा आदमी है, गणेश को मैं जानता हूँ, गणेश सही लिख रहा है, कोई इसमें गलती नहीं है। गणेश ने भी वो चीज़ें भुगती हैं वहाँ पे जो हुआ था। तो ये चीज़ें वहाँ पे हुई और अब आगे आंदोलन चल रहा है। अब मैं आपको अपना अपडेट देता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। देखिए, आंदोलन को मैंने वैसे छोड़ा नहीं, मैं आपको बताऊं कि मैं आंदोलन को छोड़ नहीं रहा हूँ, लेकिन कुछ बातें आपको समझाना चाहता हूँ। अगर आंदोलन में आपको कहीं से मदद, ये देखिए अपना अपना अहम छोड़िए कि हमें बनना है आगे, हम 3 लोग बैठेंगे आगे बढ़ेंगे वही आगे बढ़ेंगे, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। अगर इस आंदोलन में कोई भी आपको मदद कर सकता है तो मदद लेने से पीछे ना हटे। क्यों? क्योंकि हमको रोड बनानी है, हमको नेता नहीं बनना है। और वो मदद ले रहे थे, वहां पे रंजना रावत थी, मैंने देखा। एक तरफ एक दफे वो लोग कह रहे हैं कि हमें किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, हम इसे राजनीतिक नहीं बनाएंगे। तो रंजना रावत वहां पे कैसे आ गई? जनता का आंदोलन तो वहीं पे खत्म हो गया था जब हम लोग वहाँ 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 पहुंचे थे। हाँ, ये जो नारा दिया था जनता का आंदोलन है, जनता के लिए आंदोलन है, ये वहीं पे खत्म हो गया था जब हम लोग वहाँ 13 लोग वहाँ पे पहुंचे थे। आप बताइए, और बाकी लीडरों को मैं जानता नहीं, यूकेडी के कुछ लीडर वहाँ पे आए थे। और देखिए, जब प्रवीण थापा बहुत भाषण बकते सॉरी बकना सॉरी गलत बोल रहा हूँ, वो बहुत भाषण दिया करते थे और वो बोला करते थे ये आंदोलन जनता का आंदोलन है, जनता के लिए है। हम किसी मुख्यमंत्री के पास नहीं, मैंने मुख्यमंत्री नहीं, ये खंडूरी जी के पास नहीं जाएंगे, वो हम चल के हमारे पास आएंगी। और हम किसी भी पार्टी का बैनर यहाँ पे लगाने नहीं देंगे, हम किसी पार्टी को ऐसे नहीं। ये सब आपने सुना होगा अच्छी तरीके से, सबने सुना होगा ये बात। लेकिन जैसे ही आंदोलन में गए, अब जो लोग वहां पहुंचे उनको पता होगा। क्या आपको लगता है कि वहां पर नेता नहीं थे? जब आप मुंह से कहते हैं कि जनता का आंदोलन, हम किस, ये प्रवीण थापा के वर्ड्स हैं कि हम किसी पार्टी को इसमें आने नहीं देंगे। अब जब आपने ऐसा कह दिया तो वो लोग भाषण देने वहां कैसे पहुंच गए? मेरा क्वेश्चन उन्हीं से है सीधे सीधे। क्या वहां कैसे पहुंच गए? वहां पे रंजना रावत पहुंच गई थी जो कांग्रेस से हैं, भाई लीडर कैसे पहुंच गए? और भाषण देने का मौका मिला सबको, और जो लोग वाकई में वहां गए थे वो तो पीछे हट गए सब, सारे के सारे। सारे लीडर, अलग अलग पार्टी के लीडर वहां खड़े के भाषण दे रहे थे। सब हो रहा था। जो 13 लोग, 12 लोग, सॉरी 13 भी नहीं, 11 पे पता चला, जो 11 लोग वहां गए थे वो भाषण देने में, कितने लोग वहां पहुंचे और कितने लोग वहीं से घर लौट गए। तो एक्चुअल में कहानी कुछ ऐसी हुई वहां पे। देखो, प्रेमा प्रेमा बोल रही है, हाँ हाँ सुना था, प्रेमा जी ने सुना है इसके बारे में। हाँ, मैं प्रेमा जी, आपने सुना है तो सही सुना है, वहाँ ऐसे ही हुआ था कुछ कि लोगों को घर आने की बहुत जल्दी थी, उन्हें आंदोलन में वहाँ ठहरना नहीं था। और कंचन को मैंने देखा था, कंचन तो लेट गई थी कि मैं घर नहीं जाऊंगी, मुझे रोड चाहिए। वो लड़की सही थी, वो लड़की थी लीडर बनने लायक, जो जिद पड़ गई थी। वो एक लड़की मुझे वो दिखी जिसमें पैशन था कि रोड बनानी है, और उनकी मम्मी भी, दोनों ऐसे ही हैं, वो चाहते हैं कि रोड बने। पर इन लोगों का कोई नाम ही नहीं है, इन्हें कोई जानता ही नहीं है, नाम तो उन लोगों का जो रोड बनाना चाहते ही नहीं है। और फिर जो मैंने अभी देखा, मेरे लिए लिखा गया कि ये आदमी बिक गया है, कि शायद यहाँ पे लोग बिकते होंगे। मैंने देखा यहाँ लोगों के साथ, अब यहाँ का सिस्टम होगा लोगों को बिकने का, मुझे पता नहीं है, मैं ज़्यादा घूमा नहीं हूँ कोटद्वार में लोगों के साथ। यार मैं चैलेंज कर रहा हूँ, जो व्यक्ति ने ऐसा कहा था कि मैं बिक गया हूँ, वो व्यक्ति मेरे पे कोई भी जांच करवा ले, किसी भी तरह की कोई जांच, और 1 रुपया भी निकल के आ गया कि मैं बिक गया हूँ, तो मैं कोटद्वार छोड़ के चला जाऊंगा हमेशा के लिए। अब जिस आदमी ने ये बोला है कि मैं बिक गया हूं, अब उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए वो आप लोग तय कीजिए, अगर ये नहीं निकलता है तो। मैं कह रहा हूं 1 रुपये भी नहीं मिल जाए कि मैंने किसी से कभी लिया उस आंदोलन में जाने के लिए, बिकने की तो बात छोड़िए, ऊपर से इस आंदोलन में जाने से मेरे ढेर सारे नुकसान हुए हैं।
हाँ, शैले देहाती जी कुछ बोल रहे हैं। आपने ऐसा नाम क्यों रखा देवरानी जी? वो नाम थोड़े पढ़ने में दिक्कत हो रही है। उन्होंने सही लिखा है, आंदोलन हमें जारी रखेंगे, लेकिन उसमें ऐसे नकली नेता की कोई जगह नहीं है। ये दोनों कहीं नेतृत्व योग्य लग नहीं है। देखिए साफ साफ कह रहे हैं, कर्नल है यार, कर्नल। कर्नल से मिलना ही कितना मुश्किल होता है यार। आप किसी कर्नल से मिलके दिखाओ आप। वो देवरानी जी हमारे साथ में पैदल पैदल चल रहे हैं, उस आदमी को इज्जत नहीं दी इन लोगों ने यार। मैं तो सर पे उठा के रखता हूं उनको। जिस आदमी ने देश के लिए कुछ किया है वो हमारे लिए महान आदमी है यार। उस आदमी को पूछ ही नहीं रहे हैं। ये कर्नल को नहीं पूछ रहे हैं यार, कर्नल। और ऐसा डाउन टू अर्थ कर्नल है यार, क्या आदमी है देवरानी जी, सलूट। आप कमाल के आदमी है, हमेशा से बोलता आ रहा हूँ, डाउन टू अर्थ व्यक्ति है। और एक और बात बताऊं, जब हम देहरादून पहुंचे थे, वो एक ये मंजर सबको पता चलना चाहिए कितनी बदतमीजी हुई है वहां पे। जब हम देहरादून पहुंचे थे, तो जो आखिरी दिन था, तीसरा दिन, तो हम पे रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, कोई प्लेस वहां पे अवेलेबल नहीं थी। और सबको अब ऐसी बात आई थी कि सब पैसे देंगे और कोई होटल बुक करेंगे। तो ये देवरानी जी हैं, कर्नल हैं, वो सामने सब बेचारे इतने अच्छे हैं कि उनकी आवाज भी देख रहा था, कितना उनमें दर्द था कि बेचारे आए। थापा जी से खुद बोलते हैं कि मेरा यहाँ पे खुद का मकान है, सब लोग वहां चलो। क्या देवरानी जी हमारे गढ़वाली लोग नहीं है? वो अपने घर ले जा रहे थे सबको, अपने घर में सुला रहे थे सबको, खाना खिलाते। अरे क्या परेशानी है यार, क्या वो हमारे दुश्मन है जिसने देश बचाया है? नहीं, हम उसके घर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि आंदोलन शिफ्ट हो जाएगा, वो देवरानी जी ले जाएंगे। अरे बड़े बेशरम लोग हैं यार ये लोग। उस कर्नल को भी इज्जत नहीं दे रहे, उनका भी मुंह मैंने देखा, उन बेचारे देवरानी जी का मुंह इतना सा रह गया था उसके बाद। ये बदतमीज उनकी बात ही नहीं सुन रहे थे। वो आदमी सामने से आ रहा है, हमारा दर्द देख रहा है कि हमारे पैर में दर्द हो रहे हैं, छाले पड़ गए, हमने घर ले जा रहा था। अरे क्या बुरी थी, बुराई थी उनके घर जाने में? और उनको फिर धमकी दी जा रही है, अगर आप हमें घर ले जाएंगे तो हम यहीं पे वापस सुबह छोड़ेंगे। वो तुम्हारे नौकर हैं? कर्नल है भाई। कर्नल के बारे में तो क्या बकवास कर रहे हो यार। अच्छा, एक कह रहा है मुझसे, सॉरी, अरे सर मैं आपका नाम लेते समय वो देहाती आता है तो थोड़ा सा, मतलब सॉरी सॉरी जवान फिसल जाती है। ठीक है, कर्नल कर्नल साहब कह रहे हैं कि वहाँ पर एक हरक सिंह रावत का फ़ोन भी आया था। अरे हरक, हाँ, वहाँ पे हरक सिंह रावत का फ़ोन भी आया था भाई। ये सब चीज़ें हो रही थी वहाँ पे, राइट। ठीक है, देवरानी जी ने मना किया था वहाँ जाने के लिए, राइट। ठीक है, ये बात सच है। वो भी ये बात सच है, गलत कुछ भी नहीं है, पूरा हो रहा था वहाँ पे, ये में कोई गलती नहीं है। और मैं देवरानी जी पे आ रहा था। क्या जिसने भी देश की सेवा की है, चाहे वो सिपाही हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन कर्नल तो बहुत ऊंची रैंक है यार, उसको सम्मान क्यों नहीं दिया गया? हम तो छोड़ो, हम तो छोटे से लोग हैं, हमें तो वो कुछ गिन ही नहीं रहे थे, पर कर्नल वरना तो बड़ी पोस्ट है यार, देश के लिए कोई लड़ते हैं यार लोग बाग। कितनी इज्जत है कर्नल की, उनको सम्मान नहीं दे रहे हैं यार। मैं तो हैरान रह गया। ना उसको सम्मान दिया, कर्नल 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 साहब को सम्मान नहीं दिया। उसके अलावा वो लड़का आया था यूथ राम कांडवाल, उसकी तो उन्होंने बेड पे जाके धर दी। उसे तो ऐसे मक्खी की तरह निकाल दिया उसे, जब मन किया। और वो लॉयर, उसे तो कोई वो पूछ ही नहीं रहे थे, घूमते रहो यहाँ वहाँ बड़े अपनी मजे से। वो लॉयर बेचारा मेरे पास आया कि आओ मेरा इंटरव्यू ले लो। ये क्या, ये तीन तीन लोग क्या इन सब लोगों से बड़े हैं? अरे वो बेचारे खुद आ रहे हैं आपके आंदोलन में, अपना घर छोड़ के, सब कुछ छोड़ के आपके साथ जुड़ गए हैं। क्या हमें उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए जो आंदोलन जुड़ रहे हैं? ऐसी क्या भावना है, मैं बताऊं ऐसी भावना क्यों है? क्योंकि वो ये चाहते हैं कि आंदोलन में केवल हम टिके रहें, हमारा नाम रहे, हमें नेता बनना है आगे जाके। कहीं ये ना हो कि ये लोग आगे बढ़ जाएं। और मैं इसके अपोजिट बोल रहा हूं, कोई भी आगे बढ़ जाए जो रोड बना के दे दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या करना, अगर दूसरा आदमी आंदोलन ले जाएगा क्या परेशानी है इसमें? ये बात आपने सुनी होगी, आंदोलन दूसरा ले जाएगा, दूसरा ले जाएगा। अरे क्या फर्क पड़ता है दूसरा आंदोलन ले जाए, अगर वो आपके लिए रोड बना देता है तो उसमें बुराई क्या है? देखो यहाँ कह रही हैं भाई जी, हमने भी उन्हें मैसेज किया था कि यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, उन्होंने पर रिप्लाई नहीं दिया। करेक्ट बात है, और ये बात गलत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, यूके एक्सप्रेस लिख रहे हैं, कर्नल केवल सेना के भीतर होते हैं, जनता के बीच में जनता ही है। अरे भाई साहब यार, तुम क्या यूके एक्सप्रेस यार, क्या आदमी हो यार? जनता के बीच में जनता तो होते हैं, लेकिन जिस जिस लोगों ने देश की सेवा की है, क्या हम उन्हें इज्जत भी ना दें?
कैसे लोग हैं यार? एक क्रिकेटर जब क्रिकेट खेल के आता है, पूरी कोड़दार भागता है देखने के लिए क्रिकेटर आ गया, क्रिकेटर आ रहा है, कोई डांसर आता है, पूरी दुनिया देखने को भागती है, डांसर आ गया, एक कर्नल आ रहा है, हम लोग उसे बोले कि वो जनता की भी जनता जैसा हो गया। और ये न्यूज़पेपर वाले हैं शायद, यूके एक्सप्रेस, क्या आदमी हो यार, अजीब बात कर रहे हो। हाँ, वो जनता ही होते हैं, लेकिन सम्मान तो हमें देना ही पड़ेगा, कर्नल है भाई, देश की सेवा की है। हम जब सैनिक छोटा पद भी सैनिक का, उसको भी हम सम्मान देते हैं, तो कर्नल को सम्मान देना कोई बुरी बात नहीं। और आपको लगता है कि देवरानी जी में कोई समझदारी नहीं है, कोई अकल नहीं है कि वो वहां सही डिसीजन ले सकते थे? हाँ यार, देवरानी जी भी कुछ लिख रही है, उन्होंने हमारा भी जवाब नहीं दिया। आप सही कह रहे हैं, वो तो कर्नल कर्नल को नहीं पूछा तो हमें क्या पूछेंगे, हम तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। सही बात, सही कह रही है, राइट, ठीक है। तो आप बताइए कि दुखी हो गया हूँ, और अंत में मैंने आंदोलन से हटने का फैसला कर लिया कि जब मेरे लिए कह रहे हैं कि आपको नेता बनना है, ये बनना है, वो सब जगह चौड़े पे चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे। यार, हमको नेता नहीं बनना, हमको रोड बनानी थी। रोड बन नहीं रही है, और जिस तरह से वो चल रहे हैं, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, 2027 तक भी रोड नहीं बनेगी। उनको लगता है कि रोड बना लेंगे, इस बेवकूफ़ी भरे काम करके वो कुछ नहीं करेंगे। एक दूसरा आंदोलन करेंगे, और जाके फिर बोलेंगे सॉरी, और सॉरी बात खत्म हो जाएगी। अब दिक्कत ये है कि वो जनता उनके पीछे क्यों जा रही है? क्या उनको सब दिखता नहीं है? और सोल्यूशन है उस टीम में। जैसे मैंने एग्जांपल दी, क्रिकेट खेलते हैं, सबके अलग अलग रोल्स होते हैं, तो उस टीम के अंदर रोल डिसाइड होने चाहिए। कौन मीडिया हैंडल करेगा, कौन आपका मीडिया हैंडल कर लेगा, कौन व्यक्ति नेताओं से बात करेगा, किस व्यक्ति में प्रशासन से बात करने की दम है, कौन मैनेजमेंट संभालेगा। ये अलग अलग लोग अलग अलग काम करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होते। हाँ, एक रावत गणेश कह रहा है कि कर्नल सर और कांडवाल जी ने बहुत आंदोलन जीते हैं, धामी जी को मजबूर कर दिया था धरने। अरे क्या सब, गणेश बिल्कुल सही कह रहा है यार, गणेश बिल्कुल सही कह रहा है, सबको यकीन था कि यही होना चाहिए था। और इसी कुछ रीज़न की वजह से जो वहाँ पे हुआ, तो मैंने उस आंदोलन को अब क्विट कर दिया है। मैंने मतलब कहने का मतलब है कि हाँ, एक और बात मैं बता दूँ, शाम के समय में मैंने दोबारा कोशिश की थी, करीबन 4 बजे करीब की, थापा जी से मेरी मुलाकात हो जाए, तो मैं उनसे वो क्वेश्चन पूछ लूँ, दोबारा से आंदोलन में चला जाऊँगा, क्योंकि मैं उसके आंदोलन के अंगेज नहीं हूँ। तो लेकिन थापा सर का 8 बजे तक रिप्लाई नहीं आया। जिस जिस व्यक्ति को मैंने बोला था कि आप वहाँ पर मैसेज पहुँचा देना, उसने पहुँचाया ना नहीं पहुँचाया, मुझे पता, वो व्यक्ति का नाम तो मैं नहीं ले रहा, कि चलो छोड़ो यार, उसको क्यों बीच में घसीटना। पर मैंने उसको ये बोला था कि आप मैसेज पहुँचाना, मैं थापा जी से दोबारा बात कर लूँगा, और हो सकता है आंदोलन में दोबारा ज्वाइन कर लूँ। लेकिन उनका मैसेज 8 बजे तक भी मेरे पास नहीं आया, कोई बात नहीं हुई। हो सकता था मैं आज ये कैंसिल कर देता, मैं उन्हीं का वेट कर रहा था, शायद उनका मैसेज आएगा आएगा, लेकिन वो मैसेज मेरे पास अभी तक आया नहीं है। उनको डर नहीं है कि जाओ भाई जाओ, तुम्हारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको दूसरा कर लेंगे तेरी जगह, यही उनको लगता है। और ये चला आ रहा है वहाँ पे लगातार। तो आंदोलन को मैंने, अब कह सकते हैं कि मैं उस स्थल पे तो अब नहीं जाऊँगा। हाँ, मैंने उनसे ये ज़रूर बोला है कि अगर आपको सही कोई काम करना हो, मैंने उनसे सजेशन दिए थे। एक सजेशन मैंने उनको दिया, अगर आप धरना करना चाहते हैं तो देहरादून में जाके कीजिए, यहाँ बैठ के मत कीजिए पेड़ के नीचे। 365 दिन बैठे रहोगे ऐसे ही, कोई धरना, कोई रोड नहीं बनेगी। अब आपको जिस दिन भी देहरादून चलना हो, आप मुझसे कहना, मैं पैसे भी दूंगा अपनी तरफ से, आपको अपनी साइड से, और आपके साथ में भी जाऊंगा, और बैठूंगा भी। इसका भी उनमें कोई आंसर नहीं था। मैंने कल चलना है, कल चलो, अरे हम डिसाइड करेंगे, वो 3 लोग डिसाइड करेंगे, अभी नहीं चलना है। वो कोई चीज़ में रेडी नहीं है सुनने को। कोई उनको कुछ है ही नहीं। हम लोग सब करने को तैयार हैं, हम जनता हैं, पिस रहे हैं बस खाली इसके अंदर। अब फिर वही हो रहा है, नाच गाना, और एक आदमी माइक पकड़ा हुआ हाथ में, वो जाके सबको 6 लोग बैठे हैं आंदोलन में और डायलॉगबाजी कर रहे हैं बैठ के, और कह रहे हैं हम जीत गए। अब और लोग क्यों नहीं आ रहे? वो 800 लोगों की भीड़ कहाँ चली गई? उनको रोज आना चाहिए था। क्यों ऐसा किया?
और यूके एक्सप्रेस वाले, मैं तुमसे आज बात ही करता हूँ अच्छे से, इनको लेता हूँ। इनको सम्मान की पड़ी है, सम्मान नहीं दी गया, सम्मान नहीं दिया। मैंने कर्नल को इसलिए बोला कि देश सेना में काम किया है। भाई हम रोड बनाने गए थे वहाँ, क्या रोड बन गई? कहाँ है वो रोड? क्या हम वहाँ टी पार्टी करने गए थे, पिकनिक बनाने गए थे 4 दिन पैदल चल के? तो जाना 4 दिन पैदल, मालूम चल जाएगा पैर के क्या हाल होते हैं। 4 दिन दर्द में हैं हम लोग अभी तक। रोड की बात क्यों नहीं कर रहा है भाई? ये बोल कि रोड बनी कि नहीं बनी, उस पर बात करना। कहाँ गई वो रोड? अभी भी वो कच्ची रोड पड़ी है, वैसी पड़ी रहेगी वो। नहीं, मेरी कुछ रिस्पेक्ट उस ग्रुप में नहीं है, कोई किसी तरह की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। खैर मैं रिस्पेक्ट मांग भी नहीं रहा था, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए भी नहीं। मैं तो कभी अपने परिचय भी नहीं दिया उनको कि मैं क्या करता हूँ। हाँ, मैं वहाँ जाऊँगा नहीं। आप शर्मा जी जो कह रहे हैं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। और मैंने बोल दिया है कि मैंने, जब उन्होंने मुझसे ये बोला कि आप नेता बनना चाहते हैं इसलिए यहाँ आते हैं, तो मैंने उनसे बोला भाई राम राम, हमें नेता नहीं बनना है। और मैंने वहीं पे अपनी बाइक उठाई और घर आ गया और मैं अब वहाँ कभी जाऊँगा नहीं, कभी भी नहीं। तो डिसाइड है, मैं वहाँ कभी भी नहीं जाऊँगा, डिसाइड है। अब मैं कभी को जाने वाला नहीं हूँ, चाहे कोई भी मुझे बुला ले। अब मैं वहाँ से अलग हो गया हूँ, लेकिन मैंने आंदोलन नहीं छोड़ा, ये आपको बता दूँ मैं आंदोलन को चलाऊँगा अपने तरीके से। रोड कैसे बन सकती है, मैं तरीके ढूंढूंगा और सही तरीके ढूंढूंगा और आपको बताऊंगा बीच बीच में कि कैसे रोड बनाई जा सकती है। और अपनी कोशिश करूंगा, जैसे ज्ञापन भेजना है तो मैं कल पहले कोशिश करूंगा कि मैं मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज ही देता हूं, जो वहां तक अभी तक पहुंचा ही नहीं है। तो बस 10-15 मिनट लगेगा, नेट पे जाके फटाफट जाके उनको ज्ञापन भेज देंगे और फोटो कॉपी किसी को दे देंगे तो उनको भेज देगा कि ज्ञापन चला गया। तो उनका वो जो ज्ञापन गया नहीं ना, जो इतनी दूर जाके 4 दिन पहुंचे, वो 10 मिनट 15 मिनट में हो जाएगा उनका काम। और अब आखिरी में ये बोलूँगा कि मैं वहाँ अब नहीं जाऊँगा। मैंने उस आंदोलन से पूरी तरह से अपना हाथ जोड़ लिए हैं। भाई आप अपने आंदोलन को अपने तरीके से कीजिए और मैं अपना तरीका ढूंढूंगा नया, जिससे उस रोड को बनाई जा सके। और मैं तो लीगल तरीके ढूंढूंगा कि अब देखिए, उसमें मैंने जितना स्टडी किया है इस आंदोलन में, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन लोगों को पता ही नहीं है कि रोड कैसे बनेगा। तो मैं अगले वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि सच बताऊंगा कि रोड बनने में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और कैसे हम रोड बना सकते हैं सही तरीके से। सही तरीका बताऊंगा, क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि उसमें चल क्या रहा है, पेच क्या है, कि रोड क्यों रुक गई और रोड आगे कैसे बनाई जा सकती है। अभी मैं उनसे एक भी क्वेश्चन करूंगा तो उन पर कोई आंसर ही नहीं होगा, क्या प्रोसेस है। तो वो सब आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि रोड कैसे बनाई जा सकती है और क्या प्रोसेस होता है किसी जंगल के अंदर रोड, क्योंकि लोगों को यही नहीं पता है कि बफर जोन में रोड बनाई जा सकती है कि नहीं बना सकती, और क्या प्रोसेस है कि हम रोड बना सकते हैं। वो सब जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा और बात क्लियर हो जाएगी और एक रास्ता ढूंढेंगे जिससे रोड बन सकती है। लेकिन हम उनके साथ जाके नहीं बैठेंगे। अंधेर नगरी चौपट राजा वाला सीन है वो, हम नहीं, मैं तो वहाँ नहीं जाऊँगा। कोई भी दुनिया में जाए, कोई कुछ भी करे, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। अब वो मुझे वहाँ नहीं ला सकते, सीधी सी बात है। वैसे वो कई फ़ोन कर रहे हैं मेरे घर में, इधर से फ़ोन उधर से फ़ोन, वो कोशिश कर रही है मैं पहुँच जाऊँ, पर मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ कि मैं वहाँ पे अब नहीं जाऊँगा, क्योंकि जहाँ मेरा सम्मान नहीं है मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। क्योंकि मैं पैसे के लिए तो वैसे भी कोई काम नहीं करता कि मैं पैसे के लिए यहाँ वहाँ पहुँच जाऊँ। एक सम्मान इंपॉर्टेंट होता है बस, और फिर आपको भगाया जाए वहाँ से, आपसे पूछा जाए कि आप किस हक से यहाँ पे आ गए हैं, तो बात ही खत्म हो गई फिर तो। तब मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा। अब यहाँ पे शायद काफ़ी देर हो गई है, सब लोगों को अब सो जाना चाहिए। और लेकिन जैसे हमारे कर्नल साहब हैं तो इनसे मुलाकात करता रहूँगा, ये रास्ता निकालेंगे जैसे वो कह रहे हैं, तो उनके टच में रहूँगा ताकि कुछ ऐसे रास्ते निकलें जिससे रोड बन सके। हाँ, क्योंकि हमको रोड बनाना है, हमको नेता वेता बनने की तैयारी नहीं करनी है। हाँ, जैसे हमें मदद मिल जाए, जैसे कर्नल साहब से जो मदद मिल रही है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे जितने भी लोग हैं, मैं आपसे अपील करूँगा, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, किसी भी, कोई भी व्यक्ति हो जो रोड बनाने में मदद कर सकता है, वो आगे ज़रूर आए। क्योंकि मैं, हमको तो नेता नहीं बनना है ना, हम चाहते कि हमारा आंदोलन कोई छीन ले, हमें तो रोड बनानी है। कोई भी व्यक्ति मदद कर सकता है, जिसे थोड़ी भी नॉलेज हो किसी भी तरह की या किसी भी चीज़ की, वो आके मिले और हम उस रास्ते पर बढ़ें, जैसे रोड बन जाए। उनके साथ में खड़ा हुआ हूँ हमेशा के लिए।
और मैं किसी पार्टी को भी मना नहीं कर रहा, किसी संगठन को मना नहीं कर रहा। अब ये वो हाँ, इस बात का आंसर आखिर में दे देता हूँ कि वो क्यों मना करते हैं। कोई पार्टी वहाँ पे नहीं आएगी, कोई संगठन वहाँ पे नहीं है। मैं बता रहा हूँ क्यों करते हैं, क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षा बहुत गंदी है। उनको खाली लीडर बनना है। क्या बनना है? लीडर। वो ये चाहते हैं कहीं दूसरा आदमी यहाँ पे आएगा, वो हमसे बेटर होगा, वो आंदोलन छीन के ले जाएगा। और मैं बोलता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई आदमी तुमसे बेटर है और आपको रोड दिला सकता है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? उसमें आपसे ज़्यादा टैलेंट है। अगर वो आपको रोड दिला दे तो ऐसे आदमी को अपने ग्रुप में शामिल कीजिए। नेतागिरी छोड़िए ना कि वो आगे बढ़ जाएगा, पीछे बढ़ जाएगा। ऐसे क्या लेना देना? आपका लेना देना होना चाहिए रोड बनाने से। और मैं सब लोगों का खुले मंच में स्वागत करता हूँ। सब लोगों से बोलता हूँ, जितने लोग भी वहां पे आए थे, जिन्होंने सपोर्ट दिया, किसी भी पार्टी से हो, सब सम्मानित हैं। क्योंकि अगर कोई आदमी घर से निकल के आपके लिए आ रहा है तो हमें उसकी इज्जत ही करनी चाहिए। ये हमारा उत्तराखंड का कल्चर है भाई। हम ऐसा नहीं करते, हर समय गंदे ही सोचते रहे कि उसे नेता बनना। बनो नेता, नेता बनने में परेशानी क्या है? कोई परेशानी नहीं है। कोई अच्छा आदमी नेता बने, काबिल आदमी नेता बने, जो आपके लिए काम कर दे, तो उसे बनने दो। क्या दिक्कत है? आपको तो रोड चाहिए ना, रोड बनाइए और इस चीज को खत्म कीजिए। रोड बनाने का रास्ता खोजिए। जब आपको नेता नहीं बनना मुंह से कहते हैं, तो आप दूसरी पार्टी को मौका क्यों नहीं देते हैं? जो आपको आज सब मैं तो ये कह रहा था, सबको वहां आना चाहिए आंदोलन में। जितनी भी पार्टी है, सबको खुले दिल से अपनाओ। कोई ना कोई आपको रास्ता दिखा देगा, रोड बन जाएगी। अब वो क्यों नहीं आने दे रहे, मैं आपको बता रहा हूं। वो चाहते हैं आंदोलन हमारे नाम से जाना जाए। इतने सेल्फिश लोग हैं, इसमें सबको अटका के रखा है उन लोगों ने। अब मैं कह रहा हूं, यहां पे सब लोगों को इनवाइट कर रहा हूं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो मुझे उस रोड बनाने में मदद कर सकता है, मुझे सलाह भी दे सकता है, मैं उसके लिए बिल्कुल खुले रंग से उसका स्वागत करता हूं। आप आइए। किसी भी पार्टी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस रोड बन जानी चाहिए बस। कोई भी हो, और जो भी बना दे उसका नाम इतिहास में लिख दो। लेकिन मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है किसका नाम इतिहास में लिखाया जाएगा। मुझे इससे फर्क पड़ता है कि रोड बननी चाहिए। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी बना दे, कोई पार्टी का मेंबर बना दे। हाँ, पंकज गौड़ कह रहे हैं पहले कोटद्वार में एमएलए से। सर यही तो आज कहने गया था कि आप पहले एमएलए से अप्रोच कीजिए। उसके घर, अगर आपको ये जंगल में धरना क्यों दे रहे हो, उसके घर के सामने बैठ जाओ। सुनने को तैयार ही नहीं है। कोई नहीं सुनता है। वो अपनी मनमानी चल रहा है। वो तीन तोते हैं, आपस में बातचीत करते रहते हैं भाई। किसी को साथ में लाते नहीं। वो चाहते हैं हमारा ही नाम चले, हम ही आगे बढ़े, दुनिया में सब पीछे रह जाए। भाई यार, टैलेंट को कोई रोक नहीं सकता है। आप कितना टैलेंट को रोक लोगे? टैलेंट तो बढ़ के ही आएगा ना आगे। टैलेंट कभी रुकता नहीं है, सच कभी रुकता नहीं। वो बाहर निकल के आता है। मुझे रोकने की बहुत, वैसे उन्होंने बहुत कोशिश की है कि मैं आज ये लाइव ना दूं, पर सच है, सच तो बताना ही पड़ेगा लोगों को। और टैलेंट को कोई रोक नहीं सकता है। टैलेंट निकले। आप ये नौटंकी है। हम अपने आंदोलन में किसी को आने नहीं देंगे, ये नहीं करने देंगे, ये नहीं। और हम नेता भी बनना नहीं चाहते हैं, ये भी बोलते हैं। भाई टैलेंट को क्यों रोकना है? जिसमें दम है उसको लाओ, रोड बना दो, बात खत्म। रोड बन जाएगी, जनता को फायदा होगा। जिसका भी नाम है स्वर्ण अक्षर में लिखते जाओ। क्या जा रहा है? आपको स्वर्ण अक्षर में नाम लिखवाना है कि रोड बनवानी है? भाई नहीं लिखना। मेरा नाम, मैं तो कह रहा हूँ रोड बन जाए, मेरा नाम सबसे गंदे अक्षर में लिख देना, पर रोड बना के दे दो भाई। तो प्लीज मेरी आखिरी में आप सबसे मैं अनुरोध करूंगा, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, मैं सबसे अपील करूंगा कि कोई भी पार्टी का मेंबर हो, कोई भी आदमी हो यार, रोड बनाने में जो मदद कर दे मेरे भाई, जो कर दे यार, खुले दिल से स्वागत है यार। कि हम लोग थक गए हैं रोड की लड़ाई लड़ते लड़ते। और रोड की लड़ाई लड़ते लड़ते मुझे ऐसे लोगों से भी लड़ना पड़ रहा है जो अलग तरीके के लोग हैं। हाँ, मेरे इस आंदोलन में राजनीति होने लगी है। आप सबसे निवेदन है कि ये राजनीति एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश ना। मैं नीचे भाई, मैं नीचे किसी को नहीं दिखा रहा। मैं भी फिर कह रहा हूँ आपसे कि रोड बनाने में कोई भी व्यक्ति, आप नरेश रावत जी, आप मदद कर दीजिए रोड बनाने के लिए। मैं आपसे कह रहा हूँ, कोई व्यक्ति भी रोड बनाने में मदद कर दे यार। ये सब छोड़िए, कौन हमारा आंदोलन ले जाएगा, कौन क्या करेगा, इसको हटाइए और ऐसे काबिल व्यक्तियों को सामने लेके आइए जो रोड बना सकते हैं। मैं यहीं पे मैं इसे खत्म करूंगा आज की वार्तालाप। फिर किसी दिन, फिर मैंने आपको बोला है कि रोड कैसे बन सकती है, वो हमारा अगला टॉपिक है। काफ़ी रिसर्च की है, 7-8 मैंने दिखाया था आपको। ये पूरे 8 पन्नों की पेजेस हैं जो लिखे हुए हैं। तो मैं उसके बारे में बताऊंगा कि रोड कैसे बन सकती है और कैसे रोड रुकी, ये भी बताऊंगा आपको सारा खोल खोल के, क्या क्या चीज़ इसमें हुई हैं। और अभी कोर्ट में क्या हो रहा है वो सब आपको कल डिटेल मिल जाएगी, कोर्ट में क्या चल रहा है इस पर हम बात करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा सभी लोगों से कि सब लोग एक हो जाएं और कोशिश करें कि रोड बने। और फिर हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ सब लोगों से, रोड बनना बहुत ज़रूरी है यार, बहुत ज़रूरी। वो दुख देखा है मैंने, लोगों को लाल ढाक का दुख देखा है, जो वो लोगों के आंखों में जो
होता ना कि सैडनेस होता है, वो देखा है मैंने। तो यार जो भी आदमी है जो मदद कर सकता है कहीं से भी, वो ज़रूर सामने आए। और आप मुझसे मिलिए, आप उनकी टीम से, मुझसे नहीं मिलना चाहते हैं कोई बात नहीं, अगर लगता है मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ तो आप थापा जी की टीम से मिलिए और अपनी राय वहाँ पे रखिए, उन्हें बताइए कि रोड कैसे बन सकती है, जैसे भी बने, कैसे भी करके बन सकती है। आप ये सब सजेस्ट करो सर। सजेशन हैप्पी रावत को सुन ही नहीं रहा है वहाँ पे, कहाँ से सजेशन करें। आज तो लात मार के मुझे वहाँ से भगा दिया, मैं हट गया हूँ आंदोलन से, उन्होंने हटा दिया मुझे आंदोलन से, सुन ही नहीं रहा है कोई। तो प्लीज़ सबसे मैं बोलूँगा कि सब लोग रोड बनाने में मदद करें, कोई कहीं से भी आए, कोई भी छोटा सजेशन जो रोड बना सकता है उसमें शामिल हो जाएँ और रोड बनाने में मदद करें। आज की बाइट को हम यही ख़त्म करते हैं। अगले दिन मैंने जैसे बताया अगला टॉपिक हमारा होगा कि रोड कैसे बनाई जा सकती है और रोड क्यों नहीं बनी। इन टॉपिक पे ज़रूर चर्चा करेंगे, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि रोड बनने के पीछे कहानी क्या है और कैसे। और एक और बात, कई लोगों को पता नहीं है कि जंगल के अंदर से रोड कैसे निकाली जाती है, ये भी आपको नॉलेज होना चाहिए। और बफर जोन में से रोड निकल सकती है कि नहीं निकल सकती, सारे मुद्दों पे कल बात करेंगे। और मैं आपके कोई भी व्यक्ति जो मुझे सही राय दे सकता है वो कमेंट करके ज़रूर राय लिखे कि हमें क्या करना चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा उस लोगों से मिलने की जो रोड बनाने में मदद कर सकें। और मैंने आपसे बोला है कोई भी पार्टी का हो भाई, पार्टी वार्टी से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई व्यक्ति हो, कहीं का भी व्यक्ति है, किसी संगठन का, कोई भी जो मदद कर दे। धन्यवाद आपको मुझे सुनने का। मैं आपने मुझे बहुत देर तक सुना, उसके लिए आप सबका शुक्रिया। फिर हम अगले दिन ज़रूर मिलेंगे और फिर इस पे चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे रोड बनाने का एक सशक्त रास्ता ज़रूर मिल जाए, जिससे हम रोड ज़रूर बना सकें और रोड बनाने के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बाय बाय, गुड नाइट, हैव ए नाइस टाइम टू एवरीबॉडी, एंजॉय योर नाइट, बाय बाय।